हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। अभी हम चर्चा करने वाले हैं इस वर्ष के हमारे मेंस टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट 1 हुआ है, जिसका विषय था सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। आप सभी को पता होगा पेपर 6 पार्ट 3 का यह पार्ट होता है जहां से 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आपको जो प्रश्न पूछे गए थे उस प्रश्न का उत्तर को आपको लिखा कैसे जाना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा एक्चुअल में जो चेकर होते हैं वो किस प्रकार के आंसर ढूंढते रहते हैं और हम आपको इजीली वे में कम शब्दों में कैसे उनको समझा सकते हैं। और आप सभी खासकर वो छात्र जो अभी पहली बार दूसरी बार ये सब मेंस राइटिंग का काम कर रहे हैं, बिल्कुल इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि जब पहला टेस्ट हुआ मैं बिलासपुर में था, आप लोगों को मेंस राइटिंग करते देखा, आप लोग का कॉपी देखा, कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें प्रेजेंटेशन में बहुत कुछ सुधार का जरूरत है। तो सुधार कैसे कर सकते हैं प्रेजेंटेशन को, आप इनके माध्यम से देखेंगे। हो सकता है आप इसका पीडीएफ जो मॉडल आंसर डला हुआ है वो भी आप देख लिए होंगे। फिर भी आज हम उनके कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कैसे बुलेट पॉइंट की पॉइंट बनाए जाते हैं। पहले हम 2 नंबर वाले फॉर्मेट में चर्चा करेंगे। अच्छी बात यह है कि इस समय का जो टेस्ट सीरीज हो रहा है वो नए फॉर्मेट में हो रहा है। जिस फॉर्मेट में अभी लास्ट पीएससी का एग्जाम हुआ, जून 2025 का एग्जाम हुआ, उसी फॉर्मेट में टेस्ट लिया जा रहा है। अच्छा चलो भाई, हमसे एक प्रश्न पूछा गया, आपको प्रश्न दिया गया था और प्रश्न कुछ इस प्रकार था। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न यह था, बठेना से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बठेना? याद रखेंगे, हमेशा ऐसे ही आपको एक बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। हमेशा किसी भी कल्चरल जो चीज है उनसे पूछा जाएगा। कभी वो जैत खाम के बारे में पूछ देंगे, कभी वो पूछेंगे सोहई का क्या मतलब होता है। तो ऐसी कोई भी हमारे संस्कृति से रिलेटेड एक शब्द को पकड़कर वो पूछेगा। और अगर किसी के बारे में अगर हमको लिखना है तो लिखा कैसे जाएगा, पहले तो समझें। ये अगर बठेना बोल रहे हैं तो आपको जानना जरूरी है कि बठेना होता क्या चीज है। पहला चीज, अगर आप बठेना क्या होता है नहीं जानते हैं, अनवांटेड लिखने का प्रयास बिल्कुल ना करें, छोड़ दें। अगर अनवांटेड आप लिखेंगे तो चेक करने वाले के माइंड में आपको लेकर गलत इमेज पड़ेगा और बाकी प्रश्न को आपको वैसे ही समझकर चेक कर देगा। तो गलत इंपैक्ट ना डालें, नहीं पता है छोड़ दें। हाँ, अगर पता है तो बिल्कुल, जो पता हो गया वो बच्चे जानते होंगे कि बठेना एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, एक प्रकार का म्यूजिकल, या हम बात करेंगे वाद्य यंत्र में प्रयोग किए जाने वाला एक वस्तु होता है। आप देखे होंगे जब नगाड़ा को बजाया जाता है तो जिस नगाड़ा को बजाने के लिए जो एक डंडे नुमा आकृति का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है बठेना। या उसी में अगर हम बात करेंगे उनके साथ साथ अगर हमारा दुमड़ा एक बजाया जाता है, टिमकी को बजाया जाता है, उसको बठेना कहा जाता है। वैसे बठेना जनरली अगर हम बात करेंगे लकड़ी का बना होता है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें ये स्पोक भी हो सकता है, ये रबड़ का भी बना होता है। मैं जो बोल रहा हूं शायद तक आप समझे होंगे, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले चीज को बोला जाता है बठेना। अब यहाँ पर हमेशा आपको एक चीज सिखाऊंगा, अगर ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो आपके प्रश्न में पूछे गए हैं उसको लिखने का आदत डालें। ये लो भाई, यहाँ सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दिया बठेना, क्योंकि ये प्रश्न से आपको लिंक कर रहा है। बठेना लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको एक बॉक्स में पैक कर दिए। ये लो भाई, ये बठेना है। पहले तो आप बठेना क्या है, क्या समझते हैं पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आप एक लाइन यही समझाएं भाई, बठेना एक वस्तु है। बठेना एक वस्तु है ऐसा लिखा जाएगा जिसका प्रयोग, ये लो भाई, जिसका प्रयोग मुख्यतः, ये लो भाई, मुख्यतः वितत वाद्य यंत्र। देखो कैसे अच्छा मैंने शब्द प्रयोग किया है। जनरली ये वितत आप जानते होंगे, जो खोखले बेलन से बनता है उनको वितत कहा जाता है, वितत वाद्य यंत्र। और आप बिल्कुल चाहेंगे कि जो चेक करने वाले हैं वो इस शब्द को जरूर देखें, इसलिए आप बिल्कुल यहाँ पर इसको आप अंडरलाइन कर देंगे। जिसका प्रयोग मुख्यतः वितत वाद्य यंत्रों के साथ उस पर ध्वनि लाने के लिए किया जाता है। देखो मेरा लाइन कैसे बढ़िया पूरा हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे 3 लाइन और बचे हुए। अच्छा, आप लोग आर्ट एंड कल्चर लिख रहे हो ना, एक और अच्छा चीज सीखेंगे। मैं अगर और रहता आपकी जगह मैं ऐसे लिखता ना, यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बनाता और यहाँ पर मैं बढ़िया अच्छा सा यहाँ पर ऐसे ये आपका इंस्ट्रूमेंट बना देता। ये हमारा ढोल हो गया और यहीं पर मैं
बना देना, बना देता ये बठेना, इसको बठेना कहा जाएगा। ऐसे यहाँ पर ऐसे बनाने चाहिए हमको। वो बोला आपको ठेठरी के बारे में लिखे, ठेठरी बना दे। वो बोले गेड़ी के बारे में बताइए गेड़ी क्या है, तो यहीं पर छोटा सा गेड़ी बना दे। और यहीं पर मैं लिख देता, मैं क्या लिख देता, ये लो भाई ये है बठेना। इतने में समझ में आ जाता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझते हैं। तो थोड़ा सा डायग्राम को भी साथ लेकर हम लोग चलेंगे इन सब चीजों में। अच्छा, यहाँ पर शामिल वाद्य यंत्र लिख सकते हो, है ना, विशेष वाद्य यंत्र जिसमें शामिल वाद्य यंत्र किसमें होता है। तो यहाँ पर एक हेडिंग और बना लिया हम लोग, देखो डबल अंडरलाइन कर दिया, फिर बता दिया भाई ये वाद्य यंत्रों में क्या क्या होता है। तो अगर बोला जाए इनके बारे में तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये आपके ढोल बजाने में भी प्रयोग होता है, ये आपका टिमकी बजाने में भी यूज होता है, साथ ही साथ ये अब मैं बात करूंगा आपके दुमड़ा बजाने में भी यूज होता है। अच्छा, विशेष में अगर आप एक चीज और लिख सकते हो इसके आकृति के रूप में, तो याद रखेंगे यह आपका इसका जो बनावट बोल सकते हैं, बनावट या इसका आकृति बोल सकते हो, तो यह आप लिख सकते हो मुख्यतः यह लकड़ी का बना होता है। लकड़ी के साथ साथ यह स्पोक से भी बना होता है, या इसमें आप लिख सकते हो कि भाई हमारा रबड़ का भी यूज किया जाता है। इन सब चीजों से इनको प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्लियर का है। अब अगर मैं पूरे कॉपी को देखूं तो मेरे को डायग्राम में बठेना दिख रहा है। मेरे को सबसे अच्छा बात क्या दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन किया है, चेक करने वाले को वितत वाद्य यंत्र लिख रहा है। यहाँ पर ढोल, टिमकी और दुमड़ा लिखकर मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, यहाँ पर उसकी आकृति को अंडरलाइन कर दिया। तो इन सब चीजों से उस जगह पर अप्रोच करना बहुत आसान हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलो भाई, इसके बाद हम लोग अगला चर्चा करते हैं। अच्छा, मॉडल आंसर अगर मैं दिखाऊं तो ये देखो ऐसा आपका मॉडल आंसर आपके एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। अच्छा, सेम चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, लास्ट में इसके पीडीएफ में एक से दिखा दूंगा आपको, क्योंकि इसके साथ साथ हम जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं उसमें बराबर आपको मॉडल कॉपी चेक करके 1 हफ्ते के भीतर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं हैंड रिटन मॉडल आंसर दिया जा रहा है, जिसमें बहुत समय लगता है। यही एक्चुअल बताएगा कि वहां लिखना क्या चाहिए। टाइप्ड मटेरियल अपने आप में अलग होता है, हैंड रिटन अलग होता है। इसका प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको समझाया जा रहा है ताकि आप राइटिंग बहुत अच्छा से करें। और लास्ट में याद रखेंगे, प्रॉपर वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में भी ये चीजें हैं। ठीक है, सेम चीज इंग्लिश मीडियम में नीचे में लास्ट में मैं दिखाऊंगा। ऐसा है, देखो ये बठेना बना दिए, बराबर डायग्राम बना दिए, वितत वाद्य यंत्र बता दिए, वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा हमको दिखाना है। उसके बाद हमारा एक प्रश्न पूछा गया था जी, हमेशा याद रखेंगे किसी ना किसी एक व्यक्ति के बारे में डिटेल से पूछा जाता है हमेशा। एग्जाम का पैटर्न है भाई, जैसे लास्ट एग्जाम में मेरे ख्याल से अरुण कुमार शर्मा के बारे में पूछा गया था, वैसे आपको याद रखेंगे पंडित रामलाल बरेठ का परिचय दीजिए। रामलाल बरेठ एक पर्टिकुलर एक पर्सनालिटी के बारे में बात करूं तो आप सुने होंगे, वर्ष 2024 में इनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ था, पद्मश्री मिला हुआ था, इसलिए हाल फिलहाल में चर्चा में रहेंगे भाई। जो व्यक्ति साहित्यकार हाल फिलहाल में चर्चा है उनसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे अगर किसी व्यक्ति के बारे में लिखना है, परिचय दीजिए बोल रहा है, सबसे पहला हमारा चर्चा का विषय क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं तो आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा जी, आप जिस भी चीज को लिख रहे हो उसको सबसे पहले यहाँ पर लिखें। जैसे मैं बोल रहा हूँ पंडित रामलाल बरेठ, इनके बारे में लिखना है, प्रश्न से लिंक करने के लिए सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर बढ़िया एक बॉक्स बना लो। ये हो गया हमारा रामलाल बरेठ। रामलाल बरेठ लिखने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पर किसी के बारे में, सॉरी पॉइंट 1 नहीं लिखना चाहिए हमको, हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम इसके सबसे पहले हम बता देते हैं भाई इनके जन्म के बारे में। और आपको ये बेसिक बात पता होना चाहिए क्योंकि हाल फिलहाल में इनको पद्म पुरस्कार मिला हुआ है। किसी के भी जन्म के बारे में लिखे 6 मार्च 1936 को हुआ था। जब हम उनका जन्म बता दीजिए भी किसी भी पर्सनालिटी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या उनका योगदान लिखे या उसमें स्लैश करके आप लिखे संबंधित क्षेत्र। जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है भाई वो किस क्षेत्र से संबंधित है, इनको किस नाम से प्रसिद्धि प्राप्त है, क्यों उनको पूछा गया है, तो आपको इसमें बात बताना पड़ेगा कि भाई जो रामलाल बरेठ है वो एक प्रसिद्ध कथक नर्तक है जो हमारे रायगढ़ के रायगढ़ राजघराने से जुड़े हुए हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक नृत्य का अलग ही उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसा मैं 2-3 लाइन लिख दिया इनके बारे में। क्लियर है? किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब लिखोगे आखिरी में उनकी उपलब्धि जरूर लिखेंगे, उपलब्धि या उनको मिलने वाले पुरस्कार के बारे में लिखेंगे बिल्कुल। और ये हेडिंग डाला जाएगा, लो भाई यहाँ पे लिख दिया जाएगा वर्ष
वर्ष 2024 में पद्मश्री, ये लो भाई पद्मश्री, और जब मैं ऐसा लिख रहा हूं ना पद्मश्री अंडरलाइन होना चाहिए, वर्ष 2024 अंडरलाइन होना चाहिए, पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये लो भाई पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, ऐसा हम लोग कंटेंट यहाँ पर लिख रहे हैं। इन सब बातों को हमको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप दूर से भी अगर आप देखोगे आपको कॉपी पता चल रहा होगा चेक कहाँ पर होने वाला है। बढ़िया योगदान है। कहीं पर अगर आप यहाँ पर कथक लिखे हुए हो, कथक कलाकार है तो इसको अंडरलाइन, ताकि चेक करने वाला कुछ पढ़े या ना पढ़े जी। कथक रामलाल बरेट, कथक पुरस्कार पद्मश्री, बस कॉपी चेक, 30 सेकंड भी नहीं लगता है। क्लियर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी का अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो देखेंगे आप कि यहां पर किस प्रकार का है। लो भाई ये मॉडल आंसर देखो, जो मैं बताया हूं सेम उसी प्रकार का रहेगा। ये है उसके मॉडल आंसर। जन्म हो गया, रायगढ़ घराना, कथक, विशेष पहचान, पद्मश्री, और तबला वादन में भी विशेष करके आखिरी में एक लाइन लिख सकते थे भाई, यह तबला वादन में भी उसी तरीके से प्रसिद्ध है। मेंस राइटिंग करने का फॉर्मेट सबसे अच्छा यह है जी, अच्छी बात यह है कि पता चल जाता है। अच्छा, हमसे एक प्रश्न और पूछा गया था टेस्ट सीरीज में, वो प्रश्न किस प्रकार है? प्रश्न है आइड्सा क्या है। याद रखेंगे, अगर आइड्सा क्या है बोला गया है ना, तो पहले तो यहाँ पर आइड्सा लिखा जाएगा, ये लो भाई इसको बोला जाएगा आइड्सा। और यहाँ पर मैं आइड्सा शब्द अगर मैं बोल रहा हूँ, पहले चर्चा का विषय ये रहेगा आइड्सा क्या है, तो पहले तो बताना पड़ेगा आइड्सा क्या है। क्या कोई वाद्य यंत्र है, क्या कोई आभूषण है, क्या कोई व्यंजन है, इनके बारे में। व्यंजन है भी तो उसको थोड़ा महत्व देने वाले बताना पड़ेगा। छत्तीसगढ़, ये लो भाई आइड्सा लिख दिया, तो आइड्सा छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध लोक व्यंजन है, लोगों में प्रचलित लोक व्यंजन है। ये लो भाई एक प्रकार का यह लोक व्यंजन है। ये लो भाई लोक व्यंजन के बारे में ऐसा लिखा जाएगा, और जहां पर मैं लोक व्यंजन बोल रहा हूं आइड्सा व्यंजन लिंक हो जाता है, बीच को पढ़ के चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला यहाँ पर आपको पूछा जाए, बताना है भाई अब आइड्सा एक व्यंजन है तो क्या व्यंजन है, बताना पड़ेगा भाई यह एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। जहां पर मैं मीठा लिखा जी मैं अंडरलाइन किया, पूरा प्रकृति इसका मीठा होता है। इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, बनाने की विधि बात कर सकते हो आप, बनाने की विधि किसी में भी, जैसे हम तीज त्योहार पढ़ते हैं ना, तो वहां पर मनाने की विधि बनाया जाता है। गीत और नृत्य पर्व बोला जाता है जिसको करने की विधि बताया जाता है, वैसे ही इसको बनाने की विधि तो बिल्कुल भाई आप बता सकते हो। यह चावल आटे से बनाया जाता है, जिसमें गुड़, मीठेपन के लिए गुड़ का प्रयोग किया जाता है। तो ये बनाने की इनकी विधि या सामग्री भी लिख सकते हो, चावल आटा, और चावल आटा, गेहूं आटा और गुड़ से इसको बनाया जाता है, आइड्सा कहा जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विशेष पर्व, आप याद रखेंगे कि भाई वह आइड्सा को लेकर विशेष पर्व क्या है। और मैं आप लोग को बता दूं जी, जो हमारे यहाँ सधौरी कार्यक्रम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल जानते होंगे सधौरी कार्यक्रम का ये महत्वपूर्ण, सधौरी कार्यक्रम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण पकवान माना जाता है। जो 7 प्रकार के पकवान होते हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आपका होता है ये। इसके साथ साथ लिख सकते हो पोला के समय पर, होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर इनको बनाए जाने की परंपरा है। यह है भाई हमारा किसके बारे में, आइड्सा। बराबर एकदम नीट एंड क्लीन, किसी भी प्रकार का आपका कोई समस्या नहीं होना चाहिए। दूर से भी चेक करने वाला आपका कॉपी देखेगा तो आपको उनको समझ में आना चाहिए भाई उन्होंने समझ कर। देखो सबसे अच्छी बात क्या है, आप देखो अंडरलाइन करो आप लोग, बहुत लोगों के कॉपी में अंडरलाइन नहीं है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि यहाँ पर यह एक प्रकार का लोक व्यंजन है, यह एक प्रकार का मीठा व्यंजन है, इसमें चावल गुड़ है, पोला और तीजा है, यहाँ पर सधौरी संस्कार है। जो मेन जो अंडरलाइन है उस अंडरलाइन को देखकर ही क्लियर कर लिया जाता है कि इसमें कंटेंट किस प्रकार हमें तैयार करने हैं। क्लियर है? अच्छा चलो भाई मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब हमको एक प्रश्न पूछा जा गया था, हरेली त्योहार की महत्ता पर प्रकाश डालिए। आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूँ भाई, ध्यान रखेंगे। सबसे एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, आप लोग बस कुछ नहीं, आप देखिए हरेली त्योहार और कूद गए। क्या पूछा गया है, उसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए बोला है, उसका इंपॉर्टेंस बताइए।
उसकी महत्ता पर प्रकाश डालिए। हरेली त्योहार कब मनाया जाता है, हरेली में अमावस्या सावन अमावस्या को मनाया जाता है, क्या किया जाता है, आप पूरा हरेली त्योहार लिखिए। भैया हरेली नहीं जानना है उसको, हरेली त्योहार जवान बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उससे क्या समाज पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, क्या महत्ता उसका, तो भाई उसके महत्ता को लिखना है। यहाँ पर महत्व हेडिंग डाल दो, बता दो उसको चेक करने वाले को कि आप बराबर महत्व लिखने वाले हो। और महत्व लिखने ना दोस्त गिन दो, मैं तो बोलता हूँ 1 महत्व, 2 महत्व, 3 महत्व। कभी विशेषता बोला गया, 1 विशेषता, 2 विशेषता, 3 व्यवस्था। ये वाले योजना के लाभ बताइए, 1 लाभ, 2 लाभ, 3 लाभ, 4 लाभ। जहां गिनने का व्यवस्था है बिल्कुल गिनो, मैं बोलूंगा। और अगर इनके महत्ता के बारे में बात कर रहा हूं, बिल्कुल भाई हमको क्या लिखना है, भाई ये क्रिस्को का त्योहार है, ये हरेली के बारे में बात करते हैं, यह क्रिस्को का त्योहार। तो यहां पर अगर मैं ये क्रिस्को का त्योहार लिखा, बढ़िया डबल अंडरलाइन कर दिया, यहां पर पॉइंट बना दिया, अब उसको समझा दूंगा। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है जो पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर है, जो पूर्णतः कृषि पर ही निर्भर है। नंबर 1 बात, 4 विशेषता तो जरूर, 4 महत्ता जरूर लिखना है जी। पहले वाले को मैं थोड़ा लंबा खींच लिया, 2 लाइन हो गया। अगला है हमारा पशुधन का महत्व है ये भाई, पशुधन का महत्व। बिल्कुल ऐसा अगर मैं बोला हूं, क्यों लिखा, क्योंकि इस दिन बिल्कुल आप जानते हो पशुधन की पूजा की जाती है, उनको दवाई खिलाने की परंपरा होती है, पशुधन का महत्व बढ़ जाता है। नंबर 3 यहाँ पर हरियाली का महत्व है, यहाँ पर समाज में हरियाली का महत्व, हरियाली का महत्व अगर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल आप समझेंगे, यह पर्व इस क्षेत्र के हरियाली को प्रदर्शित करता है, ये हरियाली का महत्व है। चौथा नंबर अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यहाँ इस त्योहार से सामाजिक एकता आता है। ये लो भाई सामाजिक एकता, अगर मैंने हेडिंग डाला, क्यों बोला सोशल यूनिटी के बारे में मैंने बोला, क्यों, बच्चे गेड़ी के माध्यम से, देखो कैसे लिखा जाता है यहाँ पर आपका, बच्चे गेड़ी के माध्यम से, ये लो भाई बच्चे गेड़ी के माध्यम से, है ना, पुरुष वर्ग पूजा पाठ के माध्यम से, वह महिलाएं व्यंजन के माध्यम से इस त्योहार को सेलिब्रेट करती है, इस त्योहार को मनाती है। तो इन सब के बीच में क्या दिखता है, सामाजिक एकता, बच्चे बूढ़े महिला सब मिलकर इस त्योहार को मना रहे हैं। ऐसी बातों से आपका इधर मार्क्स नहीं मिलने वाला है, जो आप पॉइंट बनाए हो। और देखो मैं जो महत्ता बोल रहा हूँ भाई, कृषि क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, यह हमारा पशुधन एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है, हरियाली से संबंधित है, सामाजिक एकता आता है। तो ये हमारा कंटेंट हमारा इससे याद रखना है कि हम पढ़ाने वाले क्या है, महत्ता ही लिखना है। और लिख सकते हो भाई, और अगर ये 4 नंबर रहता तो मैं बोलता संस्कृति का संरक्षण होता है दोस्त। हरेली त्योहार मनाने से स्थानीय लोग, बच्चे, आने वाली पीढ़ी संस्कृति के भाव को समझ पाते हैं। क्लियर है, तो ऐसा हमको याद रखना है। चलो भाई, अब इसी में अगर मॉडल आंसर के बारे में बात करें, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा ही मॉडल आंसर है। कृषि का त्योहार है, हरियाली का उत्सव है, पशुधन का महत्व है, सामाजिक एकता है, ये महत्व हो गया हमारा। चेक करने वाला एक एक लाइन नहीं पढ़ेगा, बुलेट पॉइंट बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी बच्चों में कॉमन समस्या में देख पाया, नंबर 1 आप बुलेट पॉइंट नहीं बना रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है चेक करने वाला आपके पूरे कॉपी को पढ़े, आप कुछ अच्छा बात अंदर में लिखे भी हो, मैं स्वयं 2-4 कॉपी चेक किया हुआ हूँ, अंदर को जब चेक किया जा रहा है तो चेक करने से ऐसा है कि मेरे को पूरा पढ़ना पड़ रहा है। तो भाई ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आप चेक करने वाले को ऐसा क्यों समझ रहे हो कि पूरा ही पढ़ेगा, एक एक शब्दों पर ध्यान देगा। अच्छा हम तो ध्यान दे ही देंगे, क्या गारंटी कि सामने वाला भी ध्यान देगा। जिसके पास आपका वास्तविक कॉपी जाएगा तो आप बुलेट पॉइंट बनाएं, और जहां पर इंपॉर्टेंट शब्दावली, जैसे मैंने कहीं पर गेड़ी लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल गेड़ी को वहां पर जाकर अंडरलाइन जरूर करें। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पढ़ने का तरीका। अच्छा एक चीज और, ये प्रश्न में तो लगभग एकदम कॉमन मिस्टेक किए जी आप लोग। और कॉमन मिस्टेक के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो जैसे कि अब आपसे पूछा जाए सिरपुर का सांस्कृतिक महत्व, अब बोला गया सिरपुर का सांस्कृतिक महत्व, आप लोग सिरपुर तो समझ गए जी, लेकिन आप लोग एक कल्चरल इंपॉर्टेंस को समझ ही नहीं पाए। शब्द बोला था भाई, सांस्कृतिक महत्व बोला है, वो सिरपुर का पुरातात्विक महत्व नहीं पूछना चाह रहे हैं आपसे, सिरपुर का धार्मिक महत्व नहीं पूछना चाह रहा है कि आप वहां पर उसको रामायण कालीन श्रीपुर राजधानी, महाभारत कालीन चित्रांगदा ये सबसे जोड़ दिएगा, अच्छी बात नहीं है।
हमारे मार्क्स मेंस में लगातार 5 बार 6 बार मेंस लिख डाले, कम क्यों आ रहे? क्योंकि हम प्रश्न के भाव नहीं समझ पा रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ वीडियो को फॉलो कर लेंगे तो आपके मेंस में कम से कम मिनिमम 50 नंबर जरूर बढ़ेंगे। सांस्कृतिक महत्व, संस्कृति से दोस्त मेले मड़ई से जोड़कर देखना है। हमारे यहाँ जो तीज त्योहार होता है, मेले मड़ई होते हैं, उनसे जोड़कर देखना है कि सांस्कृतिक महत्व। तो यहाँ पर बढ़िया, आप चाहें तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लें। हेडिंग हमारा रहेगा, वह रहेगा सिरपुर का महत्व। ये लो भाई, सिरपुर का महत्व, यहाँ पर मैं हेडिंग डाल दिया और ज्यादा नहीं। अच्छा, सिरपुर का सांस्कृतिक महत्व हेडिंग डालना चाहिए था। और सबसे पहला सांस्कृतिक महत्व यह है, यहाँ पर महत्व सबसे है महाशिवरात्रि का मेला। महाशिवरात्रि का संस्कृति का जो कार्यक्रम होता है वो इंपॉर्टेंट है, महाशिवरात्रि का मेला। तो अगर महाशिवरात्रि का प्रसिद्ध मेले के बारे में डबल अंडरलाइन कर लिया, ये मेरा बुलेट पॉइंट बन गया, मैं समझाऊंगा जी, है ना। यहां पर मैं बिल्कुल लिखूंगा कि माघ पूर्णिमा से लेकर आपका महाशिवरात्रि में, महाशिवरात्रि को कहा जाता है फागुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तक एक 15 दिनों का मेला लगता है, जिसमें महाशिवरात्रि के दिन अपार भीड़ होता है। इनकी महत्ता पर इस जगह पर 4 चांद लग जाता है, महत्ता बढ़ जाती है। ऐसे हम अपने शब्दों में थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखेंगे, ठीक। अगला दूसरा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक महत्व। भाई बहुत बड़ा एक संस्कृति का महत्व जगह है, यहाँ पर मनाया जाता है सिरपुर महोत्सव। इसी को बौद्ध महोत्सव भी कहा जाता है। ये लो भाई, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रतिवर्ष बौद्ध पूर्णिमा को सेलिब्रेट करना चाहे बैसाख पूर्णिमा को, यहाँ पर बौद्ध महोत्सव सिरपुर महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ये सांस्कृतिक महत्व है। आखिरी में तीसरे नंबर में आप चाहे अन्य करके आप लिख सकते हो। यहाँ पर यह जो जगह है अलग अलग संस्कृतियों का केंद्र बिंदु रहा है। जैन धर्म के भी एविडेंस रहे, बौद्ध धर्म का रहे, शैव धर्म का रहे, वैष्णव धर्म का। तो आप तीसरा लिख सकते हो, यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं अलग अलग संस्कृतियों का केंद्र बिंदु रहा है। ये रहा। अब जबरदस्ती जी आप यहाँ पर आनंद विहार, आनंद कुटीर विहार या बौद्ध स्तूप, या यहाँ पर आप बात करेंगे लक्ष्मण मंदिर, अनवांटेड बात नहीं करना है। वो पुरातात्विक जगह है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स है। जब वो पूछेगा तो उनके बारे में लिखो। अभी वो पर्टिकुलर संस्कृति पूछा जाए तो संस्कृति से रिलेट करके देखो, ठीक है। इसके अगर आप मॉडल आंसर देखेंगे तो मॉडल आंसर ये देखो भाई, मेलों का आयोजन होता है, बौद्ध महोत्सव का आयोजन होता है, सांस्कृतिक उत्सव भी यहाँ पर समय समय पर होता है। यह जो मैं अभी बताया बहुत सारे धर्मों का ये केंद्र बिंदु है, ऐसा हमको याद रखना है। क्लियर है। और एक चीज मैं बता दूं, इसके बाद जो आपको छठवां प्रश्न है, ये एक्चुअल में आप बिल्कुल समझते हैं, ये जो पेपर 6 है वो 2 पार्ट से बनता है। एक आपका आर्ट एंड कल्चर, छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, और स्पेशली ट्राइब्स के बारे में पूछा जाता है। तो ये जो छठवें क्वेश्चन से जो ट्राइब्स का पार्ट बन रहा है, इसे आपके साकेत सर थोड़े देर में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि वो इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। अगर उनसे आप जुड़ोगे, उनसे चर्चा होगा, तो आप और अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। क्लियर है। चलो भाई, अब मैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं चर्चा करता हूं कि 4 नंबर वाले में किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे गए थे। ये देखो 4 नंबर वाले प्रश्न, ठीक। 4 नंबर वाले प्रश्न के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न कुछ इस प्रकार था, ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा 4 नंबर में इस समय 8-10 नंबर के 10 लाइन छूटे हुए थे। 10 लाइन में कैसे लिखना है इस बात को समझे। प्रश्न को पढ़िएगा। वह बोला है छत्तीसगढ़ के राउत जाति, स्पेशली याद रखेंगे, राउत जाति के द्वारा मनाए जाने वाले नृत्यों और गीतों के बारे में। नृत्य और गीत दोनों पूछा गया है, तो आपके पास दोनों चीज अलग अलग होना चाहिए। पहला हेडिंग रहेगा राउत जाति के नृत्य। ये लो भाई, राउत जाति के नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पहला बोलता हूँ, सभी के सभी राउत नाचा के बारे में लिखेंगे। राउत नाचा, अच्छा चलो भाई, राउत नाचा आप डायमेंशन सेट कर लो। राउत जाति के नृत्यों में आपके पास कंटेंट पता होना चाहिए कि राउत नृत्य करते हैं और डंडा नृत्य करते हैं, बहुत फेमस है। इनके गीत में 2 गीत बहुत ज्यादा फेमस है। एक बाज गीत जानते होंगे
होंगे आप लोग, बांस गीत। और एक आपने बिल्कुल सुना होगा जी, सोहई गीत बोला जाता है। जब ये लोग सोहई बांधते हैं दीपावली के अवसर पर तो गीत गाते हुए बांधते हैं। तो 2 गीत है और 2 नृत्य है, 10 लाइन है। तो आप समझ लो भाई, आपका किसी में 2 और किसी में 3। राउत नाचा है तो आपको 3 तरीके 3 लाइन में लिख देना है। और लिखोगे भी कैसे, ध्यान दो। यहां पर मैं लिख दिया इसका राउत नाचा का आयोजन, यहां पर लिख दिए दीपावली के अवसर पर। देखो पॉइंट बना बनाकर इसका आयोजन किया जाता है दीपावली के अवसर पर। यहां पर यहां रहता है उसकी पद्धति क्या होती है, पद्धति राउत नाचा करने की पद्धति क्या होती है, लिख सकते हैं भाई। इनके पद्धति में दोहा और चौपाई के माध्यम से इसको पूर्ण किया जाता है। और लास्ट में आप लिख सकते हैं अन्य। और क्या खास बात रहता है, अन्य खास बात रहता है कि इसको छत्तीसगढ़ का छैला नृत्य भी कहा जाता है। यहां हम इसी को राउत के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में गढ़वा बाजा का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ इसमें छत्तीसगढ़ में या वीर रस प्रधान है कहा जाएगा। इसमें जो दोहा और चौपाई रहता है वो वीर रस से प्रेरित होता है, ये लिख दिए। अगर यहाँ राउत नाचा लिख दिए तो दूसरा नंबर में लिख देंगे डंडा नृत्य के बारे में बात करेंगे, जिसको हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी किया जाता है और सही और छेरछेरा के अवसर पर भी किया जाता है। तो यहाँ 2 लाइन आप डंडा नृत्य के बारे में। अगला यहाँ हेडिंग डाल दिया और वह रहेगा हमारा राउत जाति के गीत, मैं लिख दिया। लो भाई, राउत जाति के गीत, ये मैं हेडिंग लगा दिया यहाँ पर। सबसे पहले गीत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मैं बोल दिया बांस गीत बोल दिया। बांस गीत आपको बताना पड़ेगा भाई कि यह एक करुण रस प्रधान कृत है। अच्छा, सबसे पहले कोई गीत गाया जाता है तो किस विशेष अवसर पर गाया जाता है, आयोजन कैसे होता है, तो आप लिख सकते हो। अगर कोई भी अवसर पर, उदाहरण के लिए कहीं छठी कार्यक्रम है, घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी भी अवसर पर इसका आयोजन कर लिया जाता है। इसके प्रमुख पात्र लिख सकते हो भाई। गीत गायन में प्रमुख पात्र कौन कौन होते हैं, अगर प्रमुख पात्र के बारे में बात करेंगे तो एक वो होता है जो वाद्य यंत्र बजाने वाला होता है, जो बांस बजाने वाला होता है। एक इसमें गीत गायक होता है और एक हुकारू भरने वाला होता है। तो इसमें प्रमुख पात्र लिख सकते हो। बांस गीत के प्रमुख गीतकार भी लिख सकते हो। और दूसरे नंबर में यहाँ पर राउत जाति के गीत के बारे में सोहई गीत, सोहई आप जानते होंगे भाई। तो ऐसे हमको अगर प्रश्न के मैं बताना क्या चाह रहा था, अगर प्रश्न के 2 हिस्से हैं जी कि राउत जाति के नृत्य और गीत है, तो आपको नृत्य भी दिखना चाहिए और आपको वहीं पर गीत भी दिखना चाहिए। और पूरे का पूरा कुछ इस प्रकार ऐसा देखोगे तो आपको नीट एंड क्लीन आपका बराबर सही डायमेंशन में आपको अपना कॉपी दिखेगा। आपको क्या आता है उससे ज्यादा मैटर ये करता है चेक करने वाले आपके ज्ञान को समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए हैं। इसलिए हमेशा बुलेट पॉइंट बनाएं, अंडरलाइन का प्रयोग करें, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डाले उस इंपॉर्टेंट कंटेंट को सामने वाले को दिखाना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए ये देखेंगे भाई, यहाँ पर देखो अगर अंडरलाइन हुआ है तो क्या होता है समझिएगा। ये देखो राउत नाचा दीपावली में, यहाँ पर है ना, राउत नाचा में बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं डाला गया है। वैसे 2 लाइन यहाँ पर एक्स्ट्रा बातों में चले गया, कोशिश कर सकते थे कि एक्स्ट्रा बात जो यहाँ पर चले गया है उसको आप बचा सकते थे। पहली लाइन से आप राउत नाचा स्टार्ट कर देते तो 2 लाइन और आपको लिखने के बारे में मिल जाता। ये देखो अलग से दिख रहा है, बांस गीत, सोहई गीत, डंडा नृत्य, राउत नाचा। पूरे के पूरे कॉपी में दूर से ही समझ में आ जाएगा चेक करने वाले को कि 2 वो इंपॉर्टेंट चीज कौन है। ठीक है भाई, चलो उसके बाद हमारा एक प्रश्न पूछा गया था कर्मा नृत्य की पद्धति, पैटर्न पूछा गया था, एक्सप्लेन डांस फॉर्म ऑफ कर्मा नृत्य। अब अगर इस कर्मा नृत्य के बारे में बात कर रहा हूं तो याद रखना वो ये नहीं पूछ रहा है कि कर्मा नृत्य कौन करता है, ना ही वो ये पूछ रहा है कि कर्मा नृत्य कब किया जाता है। आप सबके कॉपी में कॉमन मिस्टेक 4 नंबर का प्रश्न है, चेक करने वाला 2 नंबर दे देता है तो आप लोग नाराज हो जाते हो। आप लोग को लगता है आयोग वाले को चेक करना नहीं आ रहा है। आयोग वाला कभी गलत नहीं होता है, वो अपने हिसाब से सही दे रहा है। आपको प्रश्नों को पढ़ना है और उस आधार पर उसके आंसर करने हैं। वो अगर पद्धति पूछा गया जी तो आपको पद्धति बताना है, कैसे किया जाता है। क्या पुरुष साथ में मिलकर करते हैं या पुरुष महिला एक साथ करते हैं, क्या वृत्ताकार आकृति होता है, क्या अर्धवृत्ताकार
आकृति होता है। और ये प्रश्न पूछे जाने का एक कारण और है, क्योंकि कर्मा ही एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको बहुत सारे अलग अलग पद्धति में कहा जाता है। जैसे आपने कभी सुना होगा कर्मा नृत्य में 2-3 पद्धति में, जैसे झूमर होता है उसको झूम झूम कर किया जाता है। आपको मैं बताऊंगा, इसमें होता है लंगड़ा, जिसमें एक पैर को उठाकर कहा जाता है। एक पद्धति होता है ठाड़ा, ठाड़ा मतलब खड़े होकर किया जाता है। और एक होता है खेमटा, जिसको आगे पीछे जा जाकर कमर लचकाते हुए किया जाता है, उसको खेमटा कहा जाता है। तो शुरुआत में मैं 3-4, अच्छा यहाँ पर हेडिंग अगर है तो बिल्कुल लिखो भाई, यहाँ हेडिंग है कर्मा नृत्य की पद्धति कहा जाएगा, फॉर्म ऑफ कर्मा डांस, कर्मा नृत्य की पद्धति। बढ़िया, इसको मैं बॉक्स में पैक कर दिया। और यहाँ पर मैं 3-4 लाइन इसके बारे में लिख लिया। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध कर्मा नृत्य का आयोजन पुरुष और महिला के साथ साथ नृत्य पुरुष और महिलाएं साथ साथ में वाद्य यंत्र को लेकर चलते हैं। वाद्य यंत्र के चारों तरफ कभी कभी वृत्ताकार और कभी कभी अर्धचंद्राकार आकृति बनाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इसमें विशेषतः 4 प्रकार की पद्धति होती है। 4 प्रकार की पद्धति होती है। तो यहाँ पर मैं बढ़िया लिख देता जी, ये लिख देता खेमटा। अगर मैं दूसरा लिख देता तो एक होता है झूमर, जिसको झूम झूम कर कहा जाता है, किया जाता है। तीसरा अगर मैं लिख देता लंगड़ा, लंगड़ा मतलब होता है एक पैर को उठाकर किया जाता है। और चौथा नंबर मैं बोलूंगा ठाड़ा, ठाड़ा मतलब जिसको खड़े खड़े किया जाता है। खड़े खड़े मतलब शरीर सीधा रहता है, उसके बाद चारों तरफ घूम घूम कर किया जाता है, उसको ठाड़ा कहा जाता है। तो आपको यदि पद्धति पूछा गया है तो आप पद्धति में ही उत्तर देंगे। यदि आपसे कर्मा नृत्य के बारे में पूछा गया है तो कहाँ आयोजन होता है, किसके द्वारा आयोजन किया जाता है, प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है, इसमें वाद्य यंत्र बताने की क्या जरूरत है जी? बिल्कुल नहीं, वो उसके बारे में नहीं पूछा है, सिर्फ पद्धति पूछा है। आपका आंसर पद्धति होना चाहिए, जैसा मैं आपको मॉडल आंसर में दिखा रहा हूं। ये देखो भाई पद्धति, कर्मा नृत्य की पद्धति, ये देखो आप अलग से दिख रहा होगा, यहाँ पर आपका हेडिंग दिख रहा होगा। झूमर अलग है, लंगड़ा अलग है, ठाड़ा अलग है, खेमटा अलग है। कुछ इस प्रकार ये पूरा का पूरा कर्मा नृत्य है। वैसे ही ये सेम पूरा का पूरा मॉडल आंसर इंग्लिश में भी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नीचे लास्ट में है भी। और रही बात इसके पीडीएफ के बारे में, तो हमारा इनका जो पूरा का पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला हुआ है, वहां नहीं मिल पाएगा तो बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से हमारे स्पर्श पीएससी के ऐप में है, आप वहां पर विजिट कर सकते हैं। कर्मा नृत्य से के बाद एक और क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न ये पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों का वर्णन कीजिए। वैसे अगर आप जानते होंगे जी, छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग द्वारा अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं। वैसे हमेशा बोला जाता है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाए तो राज्य अलंकरण पुरस्कार जरूर पढ़कर जाएं। और राज्य अलंकरण पुरस्कार के बारे में अगर बोला जा रहा है तो उसमें जो 36-37 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, उसमें मैक्सिमम पुरस्कार संस्कृति विभाग के द्वारा दिए जाते हैं। वह पुरस्कार कभी साहित्य के नाम पे दिया जाता है, कभी लोक कला के नाम पर दिया जाता है, कभी लोक गीत के नाम पर दिया जाता है, या वह कभी कभी शास्त्रीय नृत्य के आधार पर दिया जाता है। ये लगभग 7 अलग अलग प्रकार से। और आपके पास 10 लाइन है जी, एक लाइन बार बढ़िया लिख लो। संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष राज्योत्सव के अवसर पर राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए जाते हैं। और अगर पुरस्कार दिए जाते हैं तो यहाँ पर 3 कॉलम बढ़िया बना लो। एक रहेगा हमारा पुरस्कार का नाम, ये लो भाई पुरस्कार का नाम। दूसरा कॉलम रहेगा वहां पर किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्षेत्र में। और सबसे अच्छा चीज मैं बताना चाहूंगा, 2024 के प्राप्तकर्ता, ये लो भाई करेंट ईयर के प्राप्तकर्ता भी 25 चल रहा है जी, अभी तो नहीं दिया गया है। आप बढ़िया, और हाथ में बढ़िया आप स्केल लेकर ही चलें, बिना स्केल के नहीं भाई। स्केल इसलिए लेकर चलने बोला, बढ़िया यहाँ पर ऐसे एकदम आप लाइन भी बनाएं, नीट एंड क्लीन, जैसे आपको आपके मॉडल आंसर में अभी दिखेगा। ये देखो भाई बहुत ही सिस्टमैटिक है, देखो बहुत ही सिस्टमैटिक आपको दिया गया है।
यहाँ पर देखो पुरस्कार का नाम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, और इस समय वर्ष 2024 में सत्यभामा आडिल को एक पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे हमको तैयार करना है। अच्छा, मेंस राइटिंग कर रहे हो तो आप इस बात को देखो कि आपका प्री भी उतना ही स्ट्रांग हो रहा है, हर कंटेंट आपको उस लेवल के मिल रहे हैं, ऐसा हमको याद रखना है। अच्छा चलो भाई, अगर मैं बात करता हूं, हाँ ये प्रश्न में लगभग आप सब बच्चे थोड़े से कमजोर दिखे मेरे को। अब यहां पर अगर ये प्रश्न पूछा गया है तो पहले तो आप नारायणपुर मड़ई कंटेंट आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट क्या है, वो कंटेंट में क्या पूछना चाह रहा है। आप सुने होंगे यह विश्व प्रसिद्ध मड़ई है और विस्तृत वर्णन कर महत्व समझाइए। 8 नंबर का प्रश्न है दोस्त, और याद रखेंगे मड़ई के बारे में बताना जरूरी है, और लास्ट में प्रश्न के 2 हिस्से डिस्क्राइब अलग करना है और महत्व अलग समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भाई मैं सबसे पहले तो हेडिंग डाल दूंगा नारायणपुर मड़ई के बारे में। नारायणपुर मड़ई 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहिए। यहाँ पर हमको भूमिका बांधना चाहिए। मड़ई छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। यह सामान खरीदी बिक्री करने के साथ साथ मनोरंजन और हमारे स्थानीय नृत्य गीत संस्कृति को परिलक्षित करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराता है। ऐसा करके थोड़ा सा हम क्या डाल दिए मड़ई के बारे में। उसी क्रम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध नारायणपुर मड़ई है। अब नारायणपुर मड़ई के बारे में मैं बोलता हूँ, 3 लाइन बड़ी बड़ी बात कर लिया। अब यहाँ पर लिखना चाहिए भाई इस मड़ई का आयोजन कब किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को पता होगा कि इसका आयोजन जो है, नारायणपुर मड़ई का आयोजन जो है वह हमारा महाशिवरात्रि के पहले जो भी बुधवार आता है उस बुधवार से प्रारंभ होकर वह लगातार 5 दिनों तक चलता है। यह फिक्स है, जो भी महाशिवरात्रि वाला माह आएगा उसका जो पहला बुधवार होगा उसी बुधवार को यह चालू होगा, इसीलिए इसका आयोजन यहाँ लिख दिया जाएगा। अच्छा, इसमें आपको लिखना है आयोजन अगर आप चाहते हो तो वहां पर जो एक देव समिति है उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। मॉडल आंसर में आप देखे होंगे। आयोजन के साथ साथ आपको याद रखना है आयोजन स्थल भी लिख सकते हो, नारायणपुर के बाजार में ही इसका आयोजन किया जाता है। अगला आपको याद रखना है इस मड़ई में रस्म क्या क्या होता है। मड़ई का रस्म लिख सकते हो भाई, आपने सुना होगा में भी कुकोड़ी यात्रा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे एक रस्म होता है कुकोड़ी यात्रा। जैसे आप लोग सब बस्तर दशहरा जरूर पढ़े रहते हो जी, उसमें जैसे बहुत सारा रस्म होता है ना, काछिन गादी होता है, कलश यात्रा होता है, मावली परघाव होता है, वैसे यहाँ पर ना कुकोड़ी यात्रा एक रस्म होता है, तो उस रस्म के साथ इसको मनाया जाता है। अच्छा चलो भाई, इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि यहाँ पर प्रमुख आकर्षण क्या रहता है। प्रमुख आकर्षण कुछ होता है क्या यहाँ पर, और आकर्षण में आप बता सकते हो मड़ई मतलब क्या रहेगा, मनोरंजन का साधन रहेगा, खरीदी बिक्री का आपका केंद्र रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रात भर चलने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। कुछ तो ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जब तक वह दूसरे दिन मुर्गे का आवाज ना आ जाए सुबह सुबह तक, तब तक चलने वाला नृत्य गीत संगीत का आयोजन, तो ये प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। अच्छा, यहाँ पर ये तो आप लिख डाले 5, 7, 8 लाइन भाई किसके बारे में, नारायणपुर मड़ई। अब मैं बोलूंगा अगर मैं इसी में और आगे जाऊं तो आप बिल्कुल यहीं पर अब इसका क्या लिखना चाहिए, नारायणपुर अगर मड़ई हो रहा है तो कुछ दूर बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेडिंग अलग से एकदम क्लियर नीट एंड क्लीन बॉक्स में पैक करके महत्व दिखना चाहिए। महत्व क्या है? अच्छा, नारायणपुर मड़ई का महत्व, कोई भी मड़ई का महत्व क्या रहेगा जी, यह संस्कृति का केंद्र रहता है ना, मनोरंजन का साधन रहता है। अगर हम बात करेंगे यहां पर संस्कृति का संरक्षण होता है, आर्थिक गतिविधि होता है जिसमें आप खरीदी बिक्री को जोड़कर देखेंगे,
महत्व यह है जनजाति संस्कृति का उत्सव है, महत्व यह है कि यह हमारा अंतरराष्ट्रीय पहचान है। तो आप ये जो बुलेट पॉइंट बना रहे हैं ना कि ये जनजाति संस्कृति का संरक्षण कर रहा है, मनोरंजन का साधन बढ़ रहा है, आर्थिक केंद्र बन रहा है हमारा, ये विशिष्ट जनजाति उत्सव है, यह अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला रहा है। ये जो बुलेट पॉइंट आप जितना ज्यादा लिखोगे ना उतने ज्यादा आपके मार्क्स रहेंगे अगर आप प्रीवियस ईयर आरटीआई कॉपी देखेंगे तब। और जो बच्चे पहले आरटीआई आप मेंस लिख चुके हैं उनको मैं जरूर सलाह दूंगा, सबसे पहले आप आरटीआई लगाओ, अपना कॉपी निकलवाओ और कॉपी में देखो कि आप जो लिखे थे और मैं जो फॉर्मेट बता रहा हूं दोनों में कितना अंतर है। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके मार्क्स कम क्यों आए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर नारायणपुर मड़ई आयोजन है, प्रक्रिया है, पूजा अनुष्ठान होता है, परिक्रमा रथ निकाला जाता है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है, महत्व में धार्मिक आस्था का केंद्र कहा जाएगा, ऐसे आपको याद रखना है। मनोरंजन का साधन, सामाजिक समरसता, ये सब देखने को मिलता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा आया हुआ है। लास्ट टाइम जैसे हमारा पीएससी के एग्जाम में आया हुआ था ना, लास्ट टाइम पीएससी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ में कृषि से संबंधित त्योहारों का वर्णन कीजिए। वैसे ही आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पशुधन से संबंधित त्योहारों का वर्णन कीजिए। और मैं अगर बोल रहा हूं यहाँ पर पशुधन से संबंधित त्योहारों का वर्णन कीजिए तो कौन कौन से ऐसा त्योहार है जो हमारा पशुधन से संबंधित है। पशुधन तो पहले तो आपको याद होना चाहिए जहां पर पशुओं की पूजा की जाती है, पशुओं को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पहले कंटेंट सोच लो, आप अगर जानते होंगे तो हरेली है जहां पर पशुधन की पूजा की जाती है, जितने भी उपकरण होते हैं उनकी पूजा की जाती है, जो हमारे पशु होते हैं उनको दवाई खिलाया जाता है। वैसे ही आपने सुना होगा पोला के बारे में, बिल्कुल भाई, बैल की पूजा की जाती है, बैल दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल एक पशुधन से संबंधित दूसरा त्योहार पोला हुआ। तीसरा त्योहार आपको पता होना चाहिए, उसमें आप बिल्कुल जानते हैं दिवाली त्योहार, जहां पे हमारे पशुओं को खिचड़ी खिलाने की परंपरा होती है ना, पशुओं को सोहई बांधने की परंपरा होती है। तो ये तीन महत्वपूर्ण त्योहार है जो किससे संबंधित है, हमारा पशुधन से संबंधित है। पहले दिमाग में कंटेंट तैयार कर लो। अच्छा मैंने बोला अगर हमारा कंटेंट तैयार हो गया तो अच्छा 8 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर में भूमिका बांधने का आदत डालो जी, ऐसा भूमिका बांधना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ कैसे, 8 नंबर है ना तो थोड़ा सा फैलना सीखो। मैं रहता तो मैं कैसे लिखता है, यहाँ पर मेंस राइट है, छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, 80% जनसंख्या कृषि कार्यों पर निर्भर है, जहां अधिकांश कार्य पूर्णतः पशुधन के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक तीज त्योहार में पशुधन का अधिक महत्व होता है, उनके पूजा अनुष्ठान देखे जा सकते हैं। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो हमारे राज्य में पशुधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित है। 4 लाइन हो गया, हम अपनी संस्कृति का महत्ता बता दिए, महत्ता समझा दिए। उसके बाद बढ़िया यहाँ पर लिख दिया लाइन से, मैं एक लिख दिया हरेली त्योहार। ये लो भाई, यहाँ पर मेरा चर्चा हुआ और मैंने बोला यहाँ पर हरेली त्योहार, और अगर हरेली त्योहार है बढ़िया इसको बोल्ड कर दो जी, हरेली त्योहार। अब एक त्योहार के बारे में क्या क्या लिखना चाहिए जी, आप सब बच्चे क्या करते हो, डायरेक्ट बड़बड़ बड़बड़ लिख देते हो, यहाँ पे लिख ही रहे हो, कंटिन्यू लिख रहे हो आप। नहीं, त्योहार के बारे में लिखना है, पता होना चाहिए आयोजन क्या होता है। सावन माह की अमावस्या को इसमें इसका आयोजन किया जाता है। इसमें विधि विधान, अगर त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हो तो विधि विधान क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए भाई। इस दिन क्या किया जाता है, नीम के पत्ते और अंडी के पत्ते को घरों के सामने लगाए जाने की परंपरा है, ताकि अदृश्य शक्तियों के प्रवेश करने से रोका जा सके। नंबर 1 बात। नंबर 2 अगर मैं इसमें बात करूंगा विधि विधान में, पशुधन की साफ सफाई कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको दवाई खिलाने की परंपरा होती है। यहाँ पर आप तीज त्योहार है तो तीज त्योहार में हमारी संस्कृति में विशेष पकवान बनता है, अलग हेडिंग डाल दो, पकवान के बारे में बता दो भाई। इस समय गुरहा चीला खाने की परंपरा होती है, और अन्य जो बात आप नहीं लिख पाए उसको अन्य करके लिख दो। यहाँ पर लिख दो भाई, यहाँ पर बच्चों के द्वारा गेड़ी चढ़ने की परंपरा होती है, छत्तीसगढ़ियों का पहला त्योहार है। इसी दिन नारियल फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। जैसे मैंने हरेली के बारे में बात किया वैसे ही आप वहां पर पोला के बारे में लिखेंगे, सेम वैसे ही आप दिवाली त्योहार के बारे में लिखेंगे। 8 में से 7 नंबर कहीं नहीं गया है दोस्तों।
पैटर्न समझो। आप मैक्सिमम बच्चे 80% बच्चे क्या कर रहे हो, सीधा लिख रहे हो हरेली त्योहार का आयोजन, सावन माह की अमावस्या। इवन जहां आपने सावन माह अमावस्या लिखा हुआ है वहां पर आपने अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ है, तो हमको अंडरलाइन करने का भी आदत डालना पड़ेगा। तो फॉर्मेटिंग समझाओ, जो पूरा फेस्टिवल बता रहे हो उसको अलग अलग कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, उन सब बातों को बताना बहुत जरूरी है। मेंस राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और आप सब बच्चे, अधिकांश बच्चे जो मेरे से मिलते हैं, मैं देखा हूं आप सब कहीं ना कहीं प्री की तैयारी तो किए हो, लेकिन ऐसे फॉर्मेट में आप लोग मेंस की तैयारी नहीं किए हो, इसलिए आप थोड़ा सा लैग कर जाते हो। या तो बहुत लोग सेल्फ स्टडी से पढ़े हुए हो, या बहुत लोगों के साथ एक समस्या यह है कि आप जहां से भी पढ़े हुए हैं, आप मेंस पढ़ने गए तो भी ऐसे राइटिंग ना सिखाकर आपको सिर्फ और सिर्फ फिर से उसको पढ़ा दिया गया, इसीलिए आप फॉर्मेट में काम नहीं कर पाए हैं। तो थोड़ा सा मेंस में कार्य करो आप लोग। एक ही साल में मेंस एग्जाम क्रैक किया जाता है। ये देखो भाई, हरेली त्योहार है तो गेड़ी बना दिया गया, ये देखो पोला त्योहार है तो पोले के बना दिए गए। यह हमारे संस्थान में टीचरों के द्वारा ऐसा बनाया गया है ताकि बताया जा रहा है कि ऐसा आप बनाइए। खुरमी है तो खुरमी का डिजाइन बना दिए, पूरा है, पूरा में भरकर जानते हो ठेठरी खुरमी, पूरा बना दिया गया। सोचो कितना बड़ा संस्कृति परिलक्षित का डाले। लग ही रहा है कि पेपर 6 पार्ट 3 का चर्चा हो रहा है। ऐसे हमको चर्चा करना है। हमको यहाँ पर अगर हरेली त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका गेड़ी बना दिए, अगर हम पोला त्योहार के बारे में बात कर रहे हैं उनका ठेठरी खुरमी और इसमें जो डाला जाता है पूरा डाल दिए। सोचो इस कॉपी को देखने के बाद उसके अंदर लगेगा कि भाई उसी भाव के साथ इस कॉपी को लिखा जा रहा है। समझ रहे हैं, ये सब कार्य करना हमको अति आवश्यक है। उसके बाद हम आते हैं 15 नंबर के प्रश्न में आते हैं, और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शिल्प कला का वर्णन कीजिए। बोला गया है डिस्क्राइब द मेजर हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है। मैं तो आप लोग को यही एडवाइस करता हूं, 15 नंबर का है इसलिए सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करें, क्योंकि इसमें कम से कम हमको 12 नंबर लाने का प्रयास करना है। और अगर हमसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं तो इस प्रश्न को अगर सॉल्व करना है तो कुछ इस प्रकार देखो भाई, जब बड़े प्रश्न को लिखें तो सीधा डायरेक्ट लिखने का चर्चा ना करें। यहाँ पर किसके बारे में बात किया गया है, शिल्प कला के बारे में। शिल्प कला, तो किस बात को शिल्प कला कहा जाता है, किस बात को हमारा क्राफ्ट के रूप में कहा जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो यहां पर बिल्कुल लिखना चाहिए छत्तीसगढ़ के मध्य में स्थित सांस्कृतिक रूप से संपन्न हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ की संस्कृति में शिल्प कला का विशेष महत्व है। यहाँ पर धातु काष्ठ निर्मित के साथ साथ विशेषता कंघी व तीर धनुष कला का अपना एक विशेष पहचान है। अगर हम 15 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर में बात कर रहे हैं, आप हमेशा याद रखें 3-4 लाइन का हमको भूमिका देना बहुत जरूरी होता है। वहां पर बढ़िया भूमिका में काम करें कि किस प्रकार का उनका भूमिका होना चाहिए, वहां पर हम किस प्रकार के कंटेंट दे सकते हैं, ये है भाई। अब जब हम 3-4 लाइन का हम लोग उसके बारे में बात कर लिए, तब हम लोग अब चर्चा स्टार्ट करेंगे भाई शिल्प कला में हमारे यहाँ कौन कौन से शिल्प कला है। अच्छा, आप लोग सभी जानते होंगे शिल्प कला में, हमारे यहाँ शिल्प कला मतलब कोई डिजाइन बनाना। हमारे यहाँ आप बिल्कुल जानते हो काष्ठ शिल्प कला भी है, काष्ठ से निर्मित बहुत सारे आकृति हैं, मूर्तियां बनाई जाती है, मेघनाथ स्तंभ बनाया जाता है, अंगादेव बनाया जाता है, बहुत सारे देवी देवताओं का जो चित्रण है वो काष्ठ से बनाया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ मिट्टी शिल्प कला है, मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं बनाई जाती है हमारे यहाँ, है ना, अलग अलग प्रकार का। नगरनार और कोयडेंगा कोंडागांव बहुत फेमस है। कंघी शिल्प कला बिल्कुल जानते होंगे, मुड़िया आदिवासी के लोगों में फेमस है। तीर धनुष कला में जनजाति लोगों का अपना एक विशेष पहचान बनता है। इनके साथ साथ कोसे के माध्यम से भी तो हम कोई चीज बनाते हैं, तो कोसे से भी आप कोई आकृति बनाते हैं तो कोसा शिल्प कला भी हो जाता है। आप याद रखेंगे मुखौटा बनाना, मास्क बनाना भी अपने आप में एक शिल्प कला होता है, एक क्राफ्ट एंड आर्ट होता है। और लास्ट में अगर मैं बात करता हूं तो हम बिल्कुल सबसे फेमस है धातु शिल्प कला। धातु शिल्प कला में आप सुने होंगे लोहे से भी बनता है, हमारे यहाँ ढोकरा भी है, हमारे यहाँ घड़वा भी है। अब इतने सारे शिल्प कला है ना, आपको अप्रोच करना पड़ेगा। इन सब में छत्तीसगढ़ का विशेष पहचान किसके नाम से है, छत्तीसगढ़ का विशेषता जाना किसके नाम से जाना जाता है। और अगर आप ये जानते होंगे तो ढोकरा और घड़वा शिल्प कला,
और अगर मैं घड़वा और ढोकरा शिल्पकला के बारे में बोल रहा हूं तो इतना चर्चा मैं इसलिए कर रहा था ताकि आप सबसे पहले यहां पर लिखें धातु शिल्पकला। ये लो भाई, पहले हेडिंग है मेरा धातु शिल्पकला। और धातु शिल्पकला के बारे में जब मैं बात करने वाला हूं ना, यहां पर मैं लिख दिया बिल्कुल, ये लो भाई, यहीं पर लिख दिया मैं घड़वा कला, यहीं पर मैं लिख दिया जिसको कहा जाएगा ढोकरा कला, यहां पर मैं लिख दो लौह शिल्पकला, लौह शिल्पकला ये मैं लिख दिया। और बिल्कुल भाई अब यहाँ पर ये हेडिंग डालेंगे आप किसके बारे में, घड़वा कला। और घड़वा कला के बारे में जब हम हेडिंग डाले हुए हैं लिख देंगे कि भाई इसमें कौन से धातु का प्रयोग होता है, इसको भ्रष्ट मोम पद्धति कहा जाता है। पहले मोम की आकृति बनाई जाती है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है, उसके ऊपर मेटल का घोल डाल दिया जाता है, फिर बाद में मोम और मिट्टी को बाहर निकाल लिया जाता है, खोखला हार्ड मटेरियल बन जाता है ढोकरा शिल्पकला। तो आपको लिखना क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखें आप सभी। प्रश्न आसान है, आप सभी को 7 नंबर 8 नंबर दिया गया है, लेकिन आप में से किसी ही एक ऐसे कैंडिडेट है जिसको 12 नंबर और 11 नंबर दिया गया है। क्यों दिया गया है, क्योंकि उन सब में हमारी पहचान किससे है, छत्तीसगढ़ की पहचान धातु शिल्पकला। घड़वा को एक्सप्लेन करो 3 से 4 लाइन, आप ढोकरा से एक ढोकरा कला को एक्सप्लेन करो 4 से 5 लाइन, आप लौह शिल्पकला को एक्सप्लेन करो 4 से 5 लाइन कि वहां पे कैसे धातु है, झारा जाति के लोग, मलार, कसेर, ये सब सरगुजा के जाति लोग हैं, इन लोग कैसे इन्वॉल्व है इनके बारे में बात करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला प्रायोरिटी आप धातु को दो। धातु शिल्पकला के बाद आप वहां पर प्रायोरिटी दो, छत्तीसगढ़ में मिट्टी शिल्पकला बहुत ज्यादा रहा है, कृषि प्रधान राज्य रहा है, मिट्टी से बने हुए कलात्मक चीजों का अधिक प्रयोग किया गया है, उनके बारे में आप तो ऐसे आपको लिखना है। जैसे उदाहरण के लिए ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया, आप मॉडल आंसर में देखो मैं जो बोल रहा हूं उसी पैटर्न में, ये देखो धातु शिल्पकला। मॉडल आंसर में सबसे पहले धातु शिल्पकला को क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये हमारी विशेष पहचान है। ये देखो 2-3 लाइन का यहाँ पर भूमिका दिख रहा होगा, यहाँ पर धातु शिल्पकला में आपका घड़वा, ढोकरा एक और यहाँ है हमारा लौह शिल्पकला। 3 प्रकार के धातु शिल्पकला है। फिर बाद में आप काष्ठ शिल्पकला, मेघनाथ स्तंभ लिखना जरूरी है, अंगादेव हमारे लकड़ी से बनाए जाते हैं उनके बारे में लिखना है, मिट्टी शिल्पकला लिखना है, कंघी शिल्पकला है, बांस शिल्पकला है। इतने सारे हमारे पास कंटेंट है कि हमारे लिए जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा स्मार्ट काम यह है कि आप उस कंटेंट को रखोगे कहां पर, किसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, ये बहुत बड़ा मैटर है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है जी, हमारा दूसरा प्रश्न यह है, राइट शॉर्ट एसे ऑन शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी संग्रहालय पर एक निबंध लिखिए। हमसे ये प्रश्न पूछा गया है, और हमसे यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो अब एक फॉर्मेट देता हूं। निबंध लिखने के बारे में बोला गया, निबंध में हमेशा क्या होता है, एक भूमिका। अच्छा, ये भूमिका में क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले तो आप याद रखो इस पूरे कहानी में एक संग्रहालय, एक म्यूजियम के बारे में बात किया गया है, तो आपको भूमिका में क्या लिखना चाहिए, किस संग्रहालय के बारे में। कोई भी संग्रहालय किसी भी क्षेत्र के संस्कृति को सहेजने का, आने वाली पीढ़ी तक उनको पहुंचाने का, संस्कृति का संवर्धन करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। इसी क्रम में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र छत्तीसगढ़, सांस्कृतिक रूप से संपन्न इस छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कृति को सहेजने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय की स्थापना की गई है। कितने लाइन में मैंने भूमिका बोला, मैंने 4 लाइन में, कोई कठिन शब्द नहीं बोला, लेकिन मैंने बहुत सिस्टमेटिक बोला। पहले संग्रहालय बोला, उसके बाद मैंने शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय बोला। मैं निबंध लिखना चाह रहा हूं जी, तो निबंध लिखना चाह रहा हूं भाई, आज वर्तमान में इसको प्रारंभ, ये संग्रहालय को प्रारंभ कब किया गया, कब से इसको इनॉग्रेट किया गया, 2025 में इसकी तारीख क्या है ये लिखेंगे। अगला आप लिखेंगे इसका स्थान कहाँ है, इसके बारे में लिखेंगे। स्थान लिख देंगे भाई, यहाँ रायपुर में, हमारे रायपुर जिले में, नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप ही इसको स्थापित किया गया है। अगला अगर आपको लिखना है, यहाँ पर लाइन लिखिए हमारा शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में। ये लो भाई, शहीद वीर नारायण सिंह कौन थे, ये शहीद वीर नारायण सिंह, यह भाई एक आदिवासी नेता रहे हैं आपके, ये स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व करता रहे, सोना खान के जमींदार रहे, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद हुए
हुए हैं और उनकी ही याद में, उनकी स्मृति में इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है। अच्छा, इस संग्रहालय की स्थापना का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिल्कुल निबंध लिखा गया है दोस्त, निबंध लिखा गया। तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ की संस्कृति का संरक्षण करना, आदिवासी संस्कृति को जनमानस तक पहुंचाना, है ना। यहां पर अगर हम बात करेंगे आदिवासी जीवन का परिचय करना, राज्य की संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाना, या इसका क्या है? हमारा उद्देश्य है। हम 5-7 लाइन उद्देश्य में काम करेंगे। जब हम उद्देश्य में काम करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख आकर्षण क्या क्या है वहां पर भाई, क्या बनाए गए हैं आपको पता होना चाहिए। प्रमुख आकर्षण लगभग 5-6 लाइन का प्रमुख आकर्षण बनाना पड़ेगा कि उनके घरों की आकृति बनाई गई है, उनके सामानों का व्यवस्था किया गया है, उनके नृत्य गीत संगीत को बहुत ही कलात्मक रूप से वहां पर प्रदर्शित किया गया है। तो वहां पर हम इस प्रकार से कुछ बताएंगे कि आकर्षण में क्या है। वहां पर वीर नारायण सहित वीर नारायण सिंह और अन्य जनजाति जो प्रमुख लोग रहे हैं, फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, उनके जीवन परिचय को प्रदर्शित किया गया है। उनके चित्रकला, उनके शिल्प कला का वहां पर प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ उनके त्योहारों का, रीति रिवाजों का, दिनचर्या का वहां पर प्रदर्शनी लगाया गया है। ये हमारा वहां का प्रमुख आकर्षण हो गया। और लास्ट में हमको क्या लिखना है जी? वहां पर इस अगर संग्रहालय बनाए हैं, इतना अच्छा प्रयास किए हैं, तो इसका महत्व क्या रहेगा, यहाँ के जनमानस पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई, हमारा यहाँ पर सामाजिक सामंजस्य स्थापित होगा, स्थानीय लोगों को संस्कृति जानने को मिलेगा, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का अंतर्राष्ट्रीय पहचान होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जनजातीय चित्रकला और नृत्य कला का प्रदर्शनी होगा। ऐसे आप बिल्कुल यहाँ पर महत्व लिख सकते हैं। अगर इसके मैं मॉडल आंसर देखो, मैं जो फॉर्मेट दिया हूं लगभग हर बात क्लियर हो रहा है। हम पहले संग्रहालय, फिर शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के बारे में बता दिए, हम प्रारंभ बता दिए, हम स्थान बता दिए, वीर नारायण सिंह कौन थे ये बता दिए, इसकी स्थापना करने का 5-6 पॉइंट बना देंगे उद्देश्य के लिए, वैसे ही आकर्षण के लिए 5-6 लाइन लिख देंगे और इनका इंपॉर्टेंस के लिए 3-4 पॉइंट बना देंगे। अगर आप सही तरीके से क्लासिफिकेशन अगर करना सीख गए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 12 नंबर कहीं नहीं गया है। इसके अंदर क्या लिखोगे उस पर ज्यादा ध्यान न केंद्रित होकर आपका फॉर्मेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? तो इस प्रकार, और आप मॉडल आंसर बिल्कुल देखे होंगे। मॉडल आंसर में आप देखिए कुछ इस प्रकार कैसे डले हुए हैं। ये देखो, हम सबसे पहले हम बात करेंगे संग्रहालय के बारे में, फिर शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के बारे में, संग्रहालय का परिचय, स्थापना, इसका उद्देश्य हम बता दिए, प्रमुख आकर्षण क्या क्या है, वहां पर कौन कौन सा जगह है, चित्रकला, तीज त्योहार, नृत्य संगीत, उनके औजार हथियार, कृषि के उपकरण का प्रदर्शनी लगाया है। संग्रहालय का महत्व क्या है, चित्रकला का प्रदर्शन है, शैक्षणिक और शोध कार्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा जो मैं बोल नहीं पाया था, इस जगह पर शैक्षणिक और शोध कार्य उतने अच्छे से करवाए जाएंगे, पर्यटन और सांस्कृतिक जागरूकता आएगा, और आखिरी में आप निष्कर्ष, अगर जगह, मेरे को तो नहीं लगता वैसे जगह बचेगा, लिखना है तो लिख सकते हो। इस प्रकार के संग्रहालय बनाने से यहाँ की संस्कृति को अपने एक अलग पहचान मिलेगा, जनजाति लोगों का हमारे प्रति, सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा, समाज को और उनकी संस्कृति को उनके जड़ों से जोड़े रखेगा। तो निश्चित ही यह जो प्रयास है वह यहाँ के स्थानीय संस्कृति को सहेजने के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा करके आप थोड़ा सा ये मानवीय मूल्यों की रक्षा करेगा, ऐसा आप अपने शब्दों में लिखने का आदत डालेंगे। क्लियर है? और जो मैं आपको बता रहा था, ठीक, तो यहां तक हमारा एक चर्चा का विषय हो गया, किसके बारे में हम बात कर लिए, हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में। क्लियर है? अगला वाला पार्ट जो आपका जनजाति बचा हुआ है वो आप साकेत सर से डिस्कस करेंगे और वो बताएंगे कि जनजाति पार्ट से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको किस हिसाब से, किस प्रकार से उत्तर दिए जाने चाहिए। क्लियर? ओके। नमस्कार। कला संस्कृति के प्रश्नों को अभी तक आप चंद्राकर सर के साथ डिस्कस कर रहे थे और इस प्रश्न पत्र में जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए थे, आगे उन प्रश्नों को मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है? इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले 2 नंबर में एक क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था कि बस्तर क्षेत्र में भीमा देव की पूजा क्यों की जाती है, व्हाई इज भीमा देव वर्शिप्ड इन द बस्तर रीजन, ये आपको प्रश्न पूछा गया है।
ठीक है, खैर ये स्टैटिक प्रश्न है। भीमादेव के बारे में आप डिटेल में पढ़ते भी होंगे प्रीलिम्स की जब आप तैयारी कर रहे होंगे, बट यहाँ पे आपको इनके बारे में कुछ लिखना है कि क्या ऐसी विशेष मान्यता है जिनके कारण में बस्तर क्षेत्र में भीमादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब आप भीमादेव के बारे में लिख रहे हैं या इनके बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में होने ही चाहिए। पहले मैं वो बता देता हूँ, फिर कुछ कॉमन मिस्टेक जो कुछ अभ्यर्थियों ने किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखेंगे भाई कि बस्तर क्षेत्र में भीमादेव की पूजा क्यों की जाती है। ठीक है, तो उस क्यों का जवाब अगर हम लिखें तो सबसे पहले आपके आंसर में कीवर्ड होना चाहिए वर्षा के देवता के रूप में। ठीक है, ये शब्द अगर आपको ध्यान नहीं आया तो फिर आप लिख सकते हो कि भाई भूमिहर देव के रूप में या खेतीहर देव के रूप में पूजा की जाती है, या आप और लिख सकते हैं इसको सिंचाई के लिए, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। कुछ बुक्स में सिंचाई वर्ड भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है, ठीक है, यह भीमादेव की पूजा बारिश के लिए क्यों की जाती है, वर्षा की कामना के लिए क्यों की जाती है, इसका मैं छोटा सा आपको एक पृष्ठभूमि बताता हूं। दरअसल हुआ क्या कि भीमादेव इस क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे और बहुत समय तक उन्होंने अपने राज्य में कोई काम नहीं करवाया। जब कृषि का समय था तो उन्होंने हल नहीं चलवाए। ठीक है, पशुधन का सही से उपयोग नहीं किया, कृषि के लोगों को प्रेरित नहीं किया। ठीक है, और हुआ क्या कि उन्होंने कार्य नहीं किया, इसीलिए इंद्र देवता ने भी वहां पे बारिश नहीं करवाया। इसके कारण में क्या हुआ कि देखा एक समय के बाद में पूरी प्रजा क्या हो रही भाई, परेशान हो रही है, चारों तरफ क्या हो रहा है, सूखा और अकाल की स्थिति आ गई है। तो उनकी प्रजा उनके पास रिक्वेस्ट करने आई कि अब क्या किया जाए। तो भीमादेव ने इंद्र जी का ध्यान किया और कहा कि प्रभु आप बारिश क्यों नहीं करवा रहे हो। तो इंद्रदेव ने उन्होंने तर्क दिया कि भीमादेव आप अभी आलसी हो गए हो, अपने राज्यों में कृषि संबंधित कार्य को नहीं करा रहे हो। अगर आप कृषि संबंधी कार्य करवाओगे, हल चलवाओगे तो भला मैं क्यों बारिश नहीं करवाऊंगा। इससे प्रेरित होकर भीमादेव ने पूरे प्रजा को आदेश दिया कि आप अपने खेतों में जुताई करो, कृषि कार्य को आरंभ करो, बारिश होगी। और ठीक वैसा ही हुआ। ठीक है, उसके बाद से लेके अब तक बस्तर की प्रजा जो है इस प्रथा का पालन करती है क्या कि जब भी उनको लगता है कि कृषि का समय आ गया है लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो वर्षा के कामना के लिए ही भीमादेव की पूजा की जाती है। भीमादेव की पूजा के पीछे यही उनका मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके आंसर में कीवर्ड्स होना चाहिए वर्षा के देवता, खेतीहर देव, और आप इसमें लिख सकते थे कि वर्षा की कामना ही भीमादेव की पूजा का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, कुछ अभ्यर्थियों ने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है ये टॉपिक, उन्होंने लिखा भी था कि इनको प्रसन्न करने के लिए इस दौरान में गेड़ी नृत्य वगैरह भी किया जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा था। अब कॉमन मिस्टेक हुआ क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि भाई उनकी पूजा क्यों की जाती है, तो यहाँ पे संबंधित जनजाति और किन किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है वो लिख रहे हैं। भीमादेव के बारे में पूछा गया है तो लिंगोपेन को लिख रहे हैं, वहां पे ठाकुर देव के बारे में लिख रहे हैं। तो ऐसा आंसर लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, भविष्य के लिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। भीमादेव से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, ये प्रश्न आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, इसीलिए ये इनसे संबंधित कोई भी अगर आपको फैक्ट मिलता है बराबर इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपको मॉडल आंसर भी दिखा देता हूं। मॉडल आंसर में भी यही सारे पॉइंट्स हमने बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने अच्छा उत्तर लिखा है, लेकिन जैसे सर ने आपसे डिस्कस किया होगा कि अंडरलाइन की कमी है, थ्योरेटिकल वे में पूरा का पूरा लिखा गया है, कीवर्ड्स हाईलाइटेड नहीं है, इसलिए उनको 1 नंबर आधा नंबर ऐसे कम मिला हुआ है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए वर्षा के देवता, ये शब्द हाईलाइटेड है। ठीक है, खेतीहर देवता जो मैंने बोला ये शब्द हाईलाइटेड है। बारिश की कामना यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, ये हाईलाइटेड है, ये आपको हाईलाइट करना है। प्लस यहाँ पे मैंने विशेष में क्या लिखा हुआ है कि पूजा क्यों शुरू हुई, तो इसके पीछे इंद्र जी और भीमादेव का जो संवाद हुआ था वो मुख्य कारण है कि इनकी पूजा कृषि की कामना के लिए की जाने लगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। आगे से अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है आपको एक वाद्य यंत्र के बारे में पूछा गया है। ठीक है, वाद्य यंत्र के बारे में इस साल भी मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न आया हुआ था और बीच बीच में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। आपको पूछा गया है मुयांग के बारे में। ठीक है, जनरली मुयांग आप पढ़े होंगे फैक्ट्स के रूप में, जब आभूषण लिखते होंगे तो वहां पे वाद्य यंत्र लिखते होंगे, वहां पे आप पढ़े होंगे, बट इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक्चुअल में क्या है कि जैसे वाद्य यंत्र के बारे में आपको पूछा गया है, ठीक है, तो इसमें लिखना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप बता दो कि भाई ये है क्या। ठीक है, तो मुयांग क्या है
कि गोंडी में ही घंटी को क्या कहा जाता है, मुयांग कहा जाता है। भाई सबसे पहले ये आप लाइन लिख दो, सबसे पहले ये लाइन लिख दो, और यहाँ पे जो घंटी आप लिखोगे उसको आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि मुयांग सुनने से हमको ऐसा लगता है कि भाई कोई विशेष वाद्य यंत्र होगा, बिल्कुल होगा भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलता हूं कि भाई मुयांग क्या है, घंटी को ही गोंडी में क्या बोलते हैं, मुयांग, तो थोड़ा सा सामान्य हो जाता है लिखने के लिए। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि ये क्या है, घंटी ही है। अब वाद्य यंत्र के बारे में लिखना है, और क्या लिखेंगे इसके बारे में, अभी तो सिर्फ आपका एक ही लाइन यूज हुआ है, बाकी और भी स्पेस है आपके पास में जिसमें उसके बारे में आपको लिखना है। तो एक वाद्य यंत्र के बारे में क्या क्या लिखा जा सकता है, सोचिए। सबसे पहले तो भाई आप वाद्य यंत्र को उसके प्रकार के हिसाब से पढ़ते होगे कि तत् प्रकार का है, वितत है, घन है, सुशिर है, क्या है ना। तो जैसे घंटी है तो क्या है कि भाई इस पे आघात करने से ही ये बजेगा, ठीक है। तो इसको रखा गया है घन वाद्य यंत्र में, और प्रिसाइजली इसको उपघन वाद्य यंत्र में रखा गया है। किसमें, उपघन वाद्य यंत्र में रखा गया है। साथ ही साथ आप लिख सकते हो इसमें कि भाई यह एक अगर उपघन वाद्य यंत्र है तो जब तक आप इसमें आघात नहीं करोगे, ठीक है, तब तक ये आपको ये साउंड नहीं करेगा, ये आवाज नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रकार बता दिए, फिर हम स्वरूप बता दिए कि भाई ये दिखता कैसे है, बनाया कैसे जाता है। तो घंटी आप सामान्यतः देखे होगे किसका बना होता है, भाई वो पीतल का बना होता है। जैसे मुयांग लिख दिया कि भाई किसका बना होता है, पीतल का बना होता है। बीच का भाग थोड़ा सा खोखला होता है जिसमें लोहे का, ठीक है, लोहे का एक छोटा सा एक गोल नुमा एक लोहा होता है, वो हम रखते हैं वहां पे, ठीक है। और उसमें आघात करोगे तो वही जो अंदर एक लोहे का छोटे सा गोल हिस्सा होता है वही क्या करता है, आवाज करता है, ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, एक विशेष का पॉइंट बना सकते हो, या आप इसी को लिख सकते हो अन्य, है ना। जैसे वाद्य यंत्र के बारे में है, ठीक है, वाद्य यंत्र है, आभूषण के तौर पे इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे अन्य में कि इसको नृत्य के दौरान धारण किया जाता है। ये लिख लीजिए आप, नृत्य के दौरान इसको धारण किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसको लिख सकते हो कि जो नर्तक रहते हैं वो इसको कहाँ धारण करते हैं, भाई कमर में या पैरों में पूरा का पूरा मुयांग का गुच्छा लगाते हैं वो, तो वो लिख सकते हो। इतने सारे की पॉइंट्स है लिखने के लिए। तो जब भी आप किसी भी वाद्य यंत्र को लिखोगे तो उसके बारे में लिखते नहीं चले जाना है, आपके पास में पूरा नॉलेज है, आप सोचो उसको किस पॉइंट के अंतर्गत फिट किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। जैसे अब आप आज अभी के प्रश्न पत्र में आपको मुयांग पूछा गया है, तो ऐसे ही और भी जितने वाद्य यंत्रों के बारे में आपको जानकारी मिलती है उसको आप डिवाइड करना शुरू करो कि अगर उसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले बता दो भी कि वो है क्या, प्रकार बता दो, थोड़ा सा स्वरूप अगर आप जानते हो तो बता दो, और उसका इस्तेमाल कब किया जाता है, कौन कौन करते हैं, क्या केवल पुरुष करते हैं या केवल महिलाएं करती हैं, वो आप बता दो। तो इन बिंदुओं के आधार पर आप किसी भी एक वाद्य यंत्र का वर्णन कर सकते हो, ठीक है। चलिए मॉडल आंसर भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इसी तरीके का ही लिखा गया है, यहां पे आप इसको देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे अंडरलाइन, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कीजिए, चेक करने में आसानी होती है। जितने ज्यादा कीवर्ड्स दिखेंगे उतना आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो उपघन वाद्य यंत्र है, ये हाईलाइट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है घंटी, उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। पीतल का बना होता है, हाईलाइट किया गया है। बराबर यहाँ पे हेडिंग डला हुआ है तो वहां पे चेक करने वाली की नजर रहे इसलिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट यूज किया गया है। ये सब आपको भी यूज करना है, और यही एक लिखित मॉडल उत्तर देने का हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। देखिए कंटेंट तो आपके पास है, कोई प्रश्न अगर आपसे नहीं बना होगा आप जाके रिसर्च करोगे, आपको थोड़े बहुत प्रयास के बाद में डेफिनेटली उसका आंसर मिल जाएगा। बट अगर कोई एक प्रश्न आपको पूछा गया है सिविल सर्विस के एग्जाम में, उसका आंसर कैसे लिखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे नंबर मिले, इसके लिए हम प्रयास करते हैं कि एक हैंड रिटन मॉडल आंसर आपको दिया जाए ताकि आपका समझ और बेहतर हो, आपका राइटिंग स्किल और बेहतर हो, ठीक है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और 2 मार्क्स में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये एक ऐसा टर्म है जो पहले के एग्जाम में, जो भी आप वनडे एग्जाम दिए होंगे, है ना, व्यापम का या पीएससी का, उसमें ये बेटिया प्रथा के बारे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको इस प्रथा के बारे में जरूर पता होगा। एक्चुअल में क्या है, देखिए बेटिया प्रथा जो है वो सहभागिता, क्या है, सहभागिता, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो कि बिना मेहनताना लिए
ठीक है, किसी के कार्य में क्या करना, सहयोग करना। और यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समुदाय की, उस क्षेत्र में जितने लोग इस प्रथा का पालन करते हैं सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर किसी व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो हम उसके यहाँ बिना किसी पैसे के लिए मेहनत का दान करें, वहां पे हम श्रम दान करें। ठीक है, तो सिर्फ यही शब्द आपके आंसर में होना था कि यह जो है सहभागिता का, सहयोग का पर्याय है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसके अंतर्गत, ठीक है, किसी एक व्यक्ति को या इस समुदाय के व्यक्ति को जरूरत होने पर समुदाय के अन्य व्यक्तियों के द्वारा बिना पैसा लिए श्रमदान किया जाता है, उनको सहयोग किया जाता है। ये आपको लिखना था। साथ ही साथ इसमें आप कुछ उदाहरण जोड़ सकते थे कार्यों का, जैसे कि स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में सहयोगिता की अपेक्षा कब करते हैं या कब की जा सकती है, तो कृषि कार्य में कर लिख सकते हो आप इसको, कृषि कार्य के दौरान। ठीक है, बीज बोने में, रोपाई करने में, ठीक है, जुताई करने में, खेत तैयार करने में श्रमदान किया जा सकता है सामूहिक रूप से। और इसमें लिख सकते हो कि खेतों में मेड़ों को तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो मेड़ों को तैयार करने में। ऐसे एग्जाम्पल आपको ऐड करना है ताकि आपका आंसर और अच्छा हो। और यहां पे आदि लिख के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, थोड़े से फैक्चुअल हैं। ठीक है, और यही सब आपको अपडेट करते जाना है। जिनको इनकी जानकारी नहीं है अपडेट करते रहिए इन सारी चीजों को। ठीक है, बस ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो इस उत्तर में होने चाहिए थे। आप इसको देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटिया प्रथा। गोटुल में प्रचलित बेटिया प्रथा वर्तमान में प्रचलित सहकारिता या सहयोग का पर्याय है। और लिखा हुआ है कि बेटिया प्रथा के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे जरूरतमंद व्यक्ति का बड़ा से बड़ा कार्य बिना किसी मेहनताना लिए करते हैं, मतलब श्रम दान कर रहे हैं, वहां पे वो सहयोग कर रहे हैं। ये भाव आपके आंसर में होना चाहिए। और ये यहाँ पे क्या कर दिए भाई, उदाहरण आप ऐड कर दिए। आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, चलो ये डिस्कशन हमारा हो गया 2 नंबर का। उसके बाद में 4 नंबर वाले प्रश्नों में अगर हम जाएं तो जनजाति का एक जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, जहां पे पूछा गया छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जीवन में लघु वनोपज का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट से गलती ये हुई है ना, मिस्टेक उनसे ये हुआ है कि वो देखे सिर्फ किसको, लघु वनोपज को, और इसके बारे में पूरा लिखना शुरू कर दिए कि लघु वनोपज क्या होता है। पूरा का पूरा आंसर का 4-5 लाइन में वो 15 से 20 प्रकार का लघु वनोपज का नाम लिख दिए हैं। वो ये बता दिए कि भाई एमएसपी में खरीदी की जाती है। नहीं, प्रश्न में नहीं पूछा गया है। प्रश्न में क्या पूछा गया है आपको कि जनजातियों के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व रखता है वो, उसके होने से क्या सुविधाएं मिलती है जनजातीय लोगों को, ये आपको बताना है प्रश्न में। लघु वनोपज के बारे में नहीं बताना है। बताना क्या है कि लघु वनोपज क्या इंपॉर्टेंस रखता है उनके जीवन में, ये आपको बताना है। ठीक, चलो तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर इनके बारे में आपको पढ़ना हो तो मैं कुछ जगह बताता हूं, वेबसाइट बताता हूं। सबसे पहले देखो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसको मोटा मंत्रालय बोलते हैं, MOTA, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, इसके अलावा आप पढ़ो ट्राइफेड। ठीक है, ट्राइफेड के बारे में आप जानो तो पता चलेगा कि भाई क्या काम करता है, वैल्यू एडिशन कैसे होता है, ब्रांडिंग कैसे होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, थोड़ा सा आप जानो इनके बारे में। अगर मैं थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बताऊं फिर मैं उसके बाद में प्रश्नों में आऊंगा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है मैं आपको बताता हूं। इनका कहना है कि ईयरली 300 मिलियन आदिवासी या इस वन के क्षेत्र में रहने वाले लोग, इनका जो आजीविका है पूरा का पूरा डिपेंडेंट है किस पे, लघु वनोपज पर, जिसको हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, ये डेटा है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, इनका कहना है। ठीक है, इनका डेटा ये भी है कि जितने भी ट्राइबल फैमिलीज हैं जो लघु वनोपज के संग्रहण में इन्वॉल्व हैं, उनका जितना भी ईयरली इनकम होता है उसका 40% केवल किसका रहता है, लघु वनोपज का होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई कि ये कुछ डेटा आप पढ़ें ताकि आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इनके बारे में कि क्या महत्व रख सकता है। चलो अब मैं आता हूं सीधे किस पे, प्रश्न पे। ये तो मैंने कुछ जगह आपको बता दिया जहां से आपको इनके बारे में और कुछ पढ़ना है। ठीक है, सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो आप देखो सामर्थ्य क्या है। सबसे पहले तो आप लिख दो भाई, इसमें एक सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। आप लिखो आजीविका व नगदी आय का स्रोत है ये।
ठीक है, आजीविका और नकदी आय का स्रोत है। इसका मतलब क्या है कि उनको जो है वो आर्थिक रूप से सक्षम बना रही है। क्या बना रहा है? आर्थिक रूप से सक्षम बना रहा है। ये लो लिख दिए पॉइंट। ठीक है, उनको सोशल सेफ गार्ड दे रहे हैं, इकोनॉमिकल सेफ गार्ड के साथ साथ में क्या कर रहे हैं, उनको एक सोशल सेफ गार्ड भी दे रहे हैं। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हो आप क्या कि अब वर्तमान में जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसकी एमएसपी पर खरीदी जा रही है, तो इनको एक आर्थिक संबल प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? आर्थिक संबल प्रदान करता है। जितने भी जनजाति हैं, ठीक है, इसमें से अधिकांश जनजातियां जो इस कार्य में संलग्न हैं वो वन क्षेत्र में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन क्षेत्र में। तो ऐसे क्षेत्रों में जरूरी नहीं कि उनके पास में कोई एक ऐसा कार्य हो जो पूरे के पूरे 12 महीने, ठीक है, 12 महीने किए जा सके। तो जब मौसम खराब होता है या परिस्थिति विपरीत होती है, ऐसी परिस्थितियों में उनको जीवन यापन के लिए मदद कौन करता है? लघु वनोपज। क्योंकि इसको सेल करने से, इसको बेचने से, एमएसपी पे बेचने से पहले की तुलना में अब इनको थोड़ा सा ज्यादा आय होता है, जिसके कारण में अपनी बाकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो पाते हैं। तो आप ये लिख सकते हो। दूसरा इसमें आप ये लिख सकते हो भाई कि पर्यावरण का बचाव एक पॉइंट है। क्या जोड़ सकते हो आप इसमें? पर्यावरण का बचाव। भाई अगर ये वन क्षेत्र में रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वन का संरक्षण भी करना चाहेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें इनकी ठीक रहेगी तो ये भी अच्छे से वहां पे जीवन यापन कर पाएंगे। पर्यावरण का बचाव इससे कैसे होता है? देखिए, अगर फॉरेस्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, लघु वनोपज नहीं होता इनके जीवन में, तो ये क्या करते? जंगलों से लकड़ी काटते, अस्थायी कृषि के लिए वहां पे इन लोग जंगल साफ करते, पर्यावरण को नुकसान होता है। शिकार करते, वन्य जीवों का शिकार करते, पर्यावरण को नुकसान होता है। बट लघु वनोपज का संग्रहण करने में ये तीनों प्रकार की समस्याएं नहीं है, तो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं हो रहा है और पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ये अपनी आजीविका भी उसी क्षेत्र में ही प्राप्त कर पाते हैं। देखिए क्या बोला मैंने? अपनी आजीविका उसी क्षेत्र में ही ये लोग प्राप्त कर पाते हैं। वो एक आप जो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कि अगर उसी क्षेत्र में ही इनको रोजगार मिलेगा तो प्रवसन से क्या मिलेगा? मुक्ति मिलेगा। ठीक है, प्रवसन आप पढ़े होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रवसन नहीं होता है मतलब अपना जगह छोड़ के इनको छोटे मोटे रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। वो आप लिख सकते हो, है ना। और क्या लिख सकते हो कि भाई अगर एमएसपी में बेचने से इनको कुछ इनकम हो रहा है तो उसके कारण में इन लोग क्या करेंगे? ऋण नहीं लेंगे। नहीं तो होता क्या है, छोटी मोटी जरूरतों के लिए ये उस क्षेत्र में जो साहूकार है उससे महंगे दरों पर ऋण ले लेते हैं और वो उनका क्या करता है? आर्थिक शोषण करता है। इतना आर्थिक शोषण करता है कि एक समय के बाद में उनकी जमीन हड़प ली जाती है, उनकी पैतृक संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाता है और उनको उनकी पैतृक संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। अब सोचो कि अगर उसके पास में ऋण लेने की स्थिति नहीं है तो क्या उसका भूमि हस्तांतरण होगा? क्या नहीं होगा। तो भूमि हस्तांतरण से मुक्ति दिला रही। ऋणग्रस्तता फैलेगी क्या? नहीं। ठीक है, तो आर्थिक रूप से सक्षम होने से इनके पास जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, प्रवसन होने की, ऋणग्रस्तता की, भूमि हस्तांतरण की, इस सब से उनको क्या मिल रही भाई? मुक्ति मिल रही है। और क्या लिख सकते हो कि अगर जनजातियों को आर्थिक रूप से संबल मिलता है तो अपनी बाकी जरूरतों पर भी ध्यान दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने बच्चों को क्या कर सकते हैं भाई? स्कूल भेज सकते हैं वो। मतलब कि लघु वनोपज से मिले हुए पैसे का सामर्थ्य इतना है कि अपने बच्चों को आसपास वो पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस जनजाति बच्चे का भविष्य क्या होगा? सुरक्षित होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं होता तो एक इस विपरीत स्थिति क्या हो सकती थी कि उनके बच्चे भी अपने माता पिता के साथ में आजीविका के लिए, भोजन के लिए उनके साथ में क्या करते? लघु वनोपज संग्रहण में जाते, शिक्षा से दूरी बनती और उसका भविष्य कहाँ चले जाता? अंधकार में चले जाता। ये सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। और एडिशनल पॉइंट्स आप क्या लिख सकते हो कि भाई ये जनजातियों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। कैसे? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का ये सर्वे है, मंत्रालय का ये कहना है कि लघु वनोपज के कार्यों में जनजाति परिवारों की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा संलग्न है। उसका रीजन क्या है कि जो पुरुष हैं वो आसपास कोई और कार्य कर रहे हैं, उस समय वो लघु वनोपज संग्रहण के लिए नहीं जा पा रहे हैं, तो इस काम में अधिकांशता कौन इन्वॉल्व है? महिला। तो महिलाओं को भी क्या कर रहे हैं भाई? आर्थिक रूप से वो सक्षम बना रहा है। महिला आजीविका के कार्य में इन्वॉल्व है, मतलब कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है, ये आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जिसको आपको लिखना था। अब ये ऐसा प्रश्न है
कि आंसर्स देखने के बाद में इवन जब आपने मॉडल आंसर देखा होगा तो भी आपको लगा होगा कि यार इसमें तो बहुत कॉमन पॉइंट्स है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ कर लिख सकते थे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के आधार पे आपको आंसर लिखना है। देखिए कितने सारे पॉइंट्स है, इसी प्रश्न को आप आसानी से और ज्यादा नंबर में भी लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स है, और ज्यादा नंबर में भी आप इसको लिख सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए मॉडल आंसर देखते हैं कि मॉडल आंसर में क्या क्या लिखा गया है, कैसे उसको हाईलाइट किया गया है। देखिए शुरुआत में मैंने बताया कि भाई आप कुछ कीवर्ड्स को लेके सेंटेंस फॉर्म कीजिए तो इस तरीके से कर सकते हैं, है ना। चीजों को आप अंडरलाइन करते चलिए। यहाँ पे आजीविका है, आय का सृजन है, यहाँ पे एमएसपी हमने मेंशन कर दिया है। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिकल इनको सेफ गार्ड मिल रहा है वो है। इनको कुछ और बिंदुओं के आधार पर समझाने के लिए हमने सिर्फ क्या यूज किया है, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो सारी चीजों को डिटेल में नहीं बताना है, आपको कीवर्ड्स यूज करना है। कीवर्ड्स में जैसे यहाँ पे देखिए कि अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं, बच्चों की अच्छी शिक्षा, वहीं पे आप लिख सकते हो साहूकारों से महंगे दर पर ऋण लेने से मुक्ति मिलती है, ऋणग्रस्तता और इसका जो पूरक है भूमि हस्तांतरण मतलब कि लैंड ट्रांसफर, उससे मुक्ति मिलती है। सब आप लिख सकते हो भाई यहाँ पे। ठीक है, साथ ही साथ एक और पॉइंट जो मैं मिस कर रहा था कि लघु वनोपज का इनके जीवन में सामर्थ्य क्या है कि अगर छोटी मोटी बीमारी होती है तो इसका इलाज वो लोग स्वयं कर लेते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों में औषधि गुण वाले भी लघु वनोपज पाए जाते हैं, जिसका औषधि ज्ञान इन लोगों को होता है, तो छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान ये खुद प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस रखता है लघु वनोपज इनके जीवन में। ठीक है, इस तरीके से इसको लिखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे ख्याल से बहुत ही सरल प्रश्न था, लगभग सभी अभ्यर्थियों ने इसको लिखा है। बस थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं कि इसमें पूछा गया है जनजातियों में पाए जाने वाले सेवा विवाह को विस्तार में समझाइए। अब सेवा विवाह को समझाने बोला है, कुछ लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 3-4 प्रकार का सेवा विवाह अलग अलग नाम से पाया जाता है, उन्होंने नाम लिखा है, जनजाति लिखा है और उसके बाद में उसको छोड़ दिया है। भाई आपको उदाहरण देने या नाम लिखने नहीं बोला गया है ना। ये नहीं पूछा गया है कि जनजातियों में सेवा विवाह किस किस नाम से पाया जाता है, ये नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि सेवा विवाह को आपको विस्तार से समझाना है। अब सेवा विवाह के प्रोसेस को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो भाई सेवा विवाह का जन्म क्यों हुआ, तो मैं एक शब्द यूज करता हूं जो संभवतः आप सभी को पता होगा, वो है ब्राइड प्राइस, है ना। इसको आप वधु मूल्य के नाम से पढ़े होंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन शब्द है। जब हम जनजातियों का विवाह ये टॉपिक पढ़ते हैं तो एक शब्द है वधु मूल्य। ठीक है, अब होता क्या है कि अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य चुकाना अनिवार्य होता है, तभी उनकी शादी आगे बढ़ती है, तभी उनकी शादी संपन्न हो पाती है। लेकिन वधु मूल्य चुकाने में अगर कोई परिवार, कोई समुदाय अगर सक्षम नहीं है तो क्या हमारे सामने सवाल है कि क्या सर वधु मूल्य अगर नहीं चुका पा रहे तो क्या उसकी शादी नहीं होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो समस्या है इसका समाधान निकालने का कोशिश किया गया है और वही जो समाधान निकाला गया है वो क्या है, सेवा विवाह, मैरिज बाय सर्विस। क्या बोला गया कि भाई ये जनजातियों में इसका जन्म कैसे हुआ सेवा विवाह का। देखिए, ऐसा जनजाति जो वधु मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं, या ऐसा एक परिवार या ऐसा एक वर पक्ष, लड़के का पक्ष जो वधु मूल्य चुकाने में सक्षम नहीं है, वो आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है कि भाई उस अनिवार्यता को वो पूरा कर सके, तो वहां पे समाधान क्या निकाला गया, बोले अच्छा चलो वधु मूल्य नहीं चुका सकते, कोई बात नहीं, आप अपने होने वाले ससुराल में भावी ससुर के पास जाके अपने आप को साबित करो, आप सेवा करके दिखाओ। सेवा मतलब किस सेंस में, जैसे उसके पास में अगर कृषि कार्य अगर वो करता हो, है ना, तो कृषि कार्य करके दिखा दे कि भाई हाँ वो कार्य करने आता है। पशुधन है तो उसको मैनेज कर लिए, या उनके द्वारा सौंपे गए किसी और कार्य को करके बता दिए। ये होता है सेवा विवाह। ठीक है, उसके बाद में अगर लगता है ससुर को कि हाँ यार ये लड़का जिम्मेदार है, अच्छा है, तो वो शादी को मान्यता दे सकता है, अप्रूवल दे सकता है कि हाँ भाई हमारी लड़की से आप शादी कर सकते हो। किसी एक क्षण में उनको लगेगा कि नहीं चीजें अब थोड़ी सी अलग हो रही है, लड़का ठीक नहीं है, तो इसके लिए क्या कर सकता है, मना भी कर सकता है। तो विस्तार में जब आपको समझाने बोला गया है तो अगर आपके आंसर में ब्राइड प्राइस, वधु मूल्य, ये शब्द या इसका लॉजिक अगर आप नहीं लिखे हो तो ये आंसर कहीं ना कहीं आपका क्या है, अधूरा है। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा का पूरा, ये आपको मेन बॉडी में यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल जरूर ऐड करने हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल ऐड करोगे तो क्या लिख दिया वहां पे कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में, क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में। ठीक है, जैसे मैं बोल दिया भाई यहाँ पे लमसेना, ठीक है, यहां पे आपको पता है कि भाई बैगा जनजाति में है, यहीं पे लिख दिया भाई मैं चरघिया।
ठीक है, ये गोंड जनजाति में है। ऐसे ही घरजिया और घरजन, बिंजवार और कंवर में सब प्रचलित है, वो आप लिख सकते हो कि छत्तीसगढ़ के जनजातियों में ये लमसेना ब्रैकेट में बैगा जनजाति, चरगिया आदि नाम से क्या है प्रचलित है, ये आप लिख सकते हो। बट आपके आंसर में ये होना चाहिए। और मॉडल आंसर में एक और बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, क्या कि वधु मूल्य चुकाने की अनिवार्यता में सक्षम नहीं हो पाने के कारण में ही क्या किया गया है भाई, सेवा विवाह का जन्म हुआ है। तो ये आपको लिखना था। ठीक है, चलिए ये आंसर तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अभी देखो कि मॉडल आंसर में इन चीजों को कैसे लिखा गया है। ये प्रॉपर यहाँ पे बताया गया कि भाई इसका जन्म कैसे हुआ है, विस्तार से समझाना वही होता है कि आप उसके बारे में पूरा बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वधु मूल्य चुकाकर विवाह करने की अनिवार्यता होती है, लेकिन जब युवक वधु धन देने में क्या होता है, असमर्थ होता है, तो भावी ससुराल में जाकर सेवा कार्य करता है। इस दौरान वो अपने ससुर के आय में, ठीक है, वृद्धि करने का प्रयास करता है, और उसके पश्चात संपन्न हुए विवाह को ही क्या कहा जाता है, सेवा विवाह कहा जाता है। ऐसे आपको लिखना था। ठीक है, वधु मूल्य चुकाने की असमर्थता ही जनजातियों में सेवा विवाह का जन्मदाता है। ऐसे अगर आप कुछ लाइन यूज करोगे अपने समझ के हिसाब से तो ये इंपैक्ट और बहुत अच्छा डालता है। फिर मैंने बोला कि भाई लास्ट के 2 लाइन में आप क्या करो, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे दो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में और कौन कौन से नाम से प्रचलित है। ठीक है, ऐसे आपका आंसर क्या होता है, कंप्लीट होता है। सिर्फ नाम लिख के आगे नहीं बढ़ जाना है। कुछ लोगों ने यहीं पे गुरावट विवाह को लिखा है, उसको सेवा की तरह समझाने का कोशिश किया है, अपहरण विवाह को वहां पे लिख दिया है। नहीं, ऐसे आंसर आप लिखोगे भाई तो आंसर में आपको 1 भी मार्क्स नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अपने लेखन शैली में सुधार करते हुए चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बचा रह गया है ये कि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल के बारे में बात किया गया है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक भलाई के लिए राज्य को जवाबदेह बनाता है, चर्चा करना है आपको। ठीक है, तब इसमें क्या गलती हुआ है मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखा सबने क्या है भाई, 5वीं अनुसूची के बारे में पूछा है। 5वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करने नहीं बोला है आप। 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक भलाई के लिए राज्य को जवाबदेह बनाता है, उस बारे में आपको चर्चा करना है। इस बारे में ये बताना है आपको पूरे क्वेश्चन में कि ऐसे क्या प्रावधान है जिसके बेसिस पे हम इस प्रश्न के कथन को सही साबित कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। चर्चा करना है आपको सामान्य तौर पर। मतलब क्या है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में आपको सोचना है कि क्या कुछ ऐसे प्रावधान है क्या जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो। तो गलतियां क्या हुई, 5वीं अनुसूची पढ़े, यहां पे देखिए चर्चा करने बोला है, प्रश्न समझे नहीं और पूरा 5वीं अनुसूची के बारे में एक्सप्लेन करना शुरू कर दियो। हालांकि आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उस आंसर को वेरीफाई करने के लिए मेरे को प्रश्न बदलवाना पड़ेगा, वो दोस्त संभव है नहीं। तो इसीलिए क्या बेहतर होगा कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार आप उत्तर लिखें। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा आपको लाइन इसमें वेस्ट नहीं करना है कि भी 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। 10 राज्य आते हैं, वहां पे पेशा कानून लग जाता है, वो 10 राज्यों का नाम लिख दिए हैं। कुछ लोग पूरा मैप बनाने में पूरा जगह यूज कर दिए हैं, जबकि प्रश्न में जो पूछा गया है वो लिखे ही नहीं है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत अगर आंसर में रिलेवेंट पॉइंट है, 1-2 कीवर्ड्स हैं, किसी को आधा नंबर, किसी को 1 नंबर दिया गया है। जबकि प्रश्न कितने नंबर का है दोस्त, 8 नंबर का है, 6-7 नंबर का आपको नुकसान हो रहा है। तो प्रश्न को सबसे पहले समझना है कि उसका डिमांड क्या है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश किया है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इस प्रश्न का संदर्भ समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप करोगे क्या, उसको देखो। आपके पास में स्पेस है इतना, ठीक है, पूरे 1 पेज का आपके पास में स्पेस है, इतना स्पेस था आपके पास में पूरा 1 पेज का। आप क्या करो भाई कि सबसे पहले थोड़ा सा आप बताओ कि 5वीं अनुसूची में है क्या, थोड़ा सा ही बताना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ही बताना है। और 5वीं अनुसूची को संदर्भित करते हुए हमको ये बताना है शुरुआत के कुछ लाइनों में ही कि अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे कुछ अलग से प्रयास किए गए हैं, वो उनके प्रशासन के लिए बनाया गया है, कुछ राज्य सरकार द्वारा अलग प्रयास किए गए हैं। और बताना है कि कुछ अलग प्रयास ऐसे किए गए हैं, राज्य को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है जिससे उनकी आर्थिक भलाई को ध्यान में रखा जा सके। वो लाइन आपको जरूर यूज करना है कि इस अनुसूची के अंतर्गत में राज्य को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिससे उनकी आर्थिक भलाई हो सके। अब आर्थिक भलाई कैसे और क्यों पूछा गया है प्रश्न, उसको समझते हैं। जब अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की बात आती है तो उसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है, वो ये है कि जिस क्षेत्र को आप अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर रहे हो वहां पे आर्थिक गतिविधियां बाकी अन्य जो पड़ोसी क्षेत्र है उसकी तुलना में क्या हो, कम हो, आर्थिक रूप से पिछड़ापन हो वहां पे। ठीक है, एक आधार आता है। ठीक है, तो फिर क्यों है, कैसा है और कैसे भलाई हो रहा है उसको और हम समझें तो देखो कुछ मेजर पॉइंट्स ही हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में चर्चा करना था। एक तो जब आप पढ़ोगे 5वीं अनुसूची के बारे में डिटेल में, ठीक है, तो उसमें एक आपको मेजर पॉइंट मिलेगा, वो ये है कि सबसे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन
जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, आप पढ़े होंगे, जिसमें से 20 सदस्य होते हैं। थर्ड फोर्थ उसमें से क्या होते हैं भाई, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एसटी विधायक ही उसमें शामिल होते हैं। तो इसकी सलाह पर, ठीक है, इसकी सलाह पर कानून कौन बना सकता है? राज्यपाल। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या राज्यपाल ऐसे कोई कानून बना सकता है क्या जिससे इनकी आर्थिक गतिविधियों को विनियमित किया जा सके और इनको किसी भी प्रकार के शोषण से बचा सके। तो बिल्कुल सबसे पहले है यहाँ पे भूमि आवंटन, उनके ही बीच में क्या भूमि आवंटन का नियंत्रण किया जा सकता है बोला गया। क्या बोला गया? उनके बीच में भूमि आवंटन के क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है, जिसके कारण में क्या होता है कि एक्सटर्नल लैंड ट्रांसफर और इंटरनल लैंड ट्रांसफर की जो समस्या के कारण में जो समस्या इनके सामने उत्पन्न होती है उससे इनको बचाया जा सकता है। और भूमि एक प्रकार की बहुत बड़ी इनकी एक आर्थिक संपत्ति होती है। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट को आप इसमें लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि इन क्षेत्रों में इसी वर्ग के जो साहूकारों का व्यवसाय, ठीक है, इन क्षेत्रों में इसी वर्ग के साहूकारों का जो व्यवसाय है उसको यहां पे रेगुलेट किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर रेगुलेटरी कोई नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, तो फिर वो क्या काम करेगा, अपने लालच के कारण में लोगों को महंगे दर पर ब्याज देगा उनकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए। और होता क्या है कि जब ब्याज के साथ में पूरा का पूरा अमाउंट मतलब मिश्र धन चुका दिया जाता है तो भी उनके द्वारा में बोला जाता है कि अभी आपको इतना रुपए देना है, उतना रुपए आपका बकाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके जो जमीन के कागजात होते हैं वो इनके पास होते हैं। ठीक है, ऐसी घटनाएं आपको पेपर में पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है, उसको आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो। तो बोला गया कि भाई साहूकारों के व्यवसाय को यहाँ पे रेगुलेट किया जा सकता है, जिसके कारण में अगर कोई लोन वगैरह ले रहा है, ठीक है, तो उसका आर्थिक शोषण ना हो। ठीक है, अब इसके नहीं होने से क्या होता बताता हूं आपको। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चर्चा किया था, अगर वो महंगे दर पर क्या लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, समझाता हूं आपको। महंगे दर पर क्या लिया हुआ है? ऋण लिया हुआ है। एक समय के बाद चुकाया या नहीं चुका पा रहा है तो वो क्या करता है, जो साहूकार है वो भूमि पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, उसकी पैतृक भूमि पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है और जबरदस्ती उसको अपने नाम पर क्या करवा लेता है, हस्तांतरित करवा लेता है। ठीक है, तो ये कब होगा? जब इन क्षेत्रों में इस चीज को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, नियंत्रित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए कोई एक रेगुलेटरी बनी हुई है, ठीक है, नियम बने हुए हैं, नियंत्रण किया जा रहा है, तो ना तो ये चीजें होंगी, न ही ये आएगा और न ही ये आएगा। ठीक है, तो इसके कारण में भी क्या हो रहा है, उनको एक आर्थिक रूप से सेफ गार्ड किया जा रहा है। ठीक है, उनकी पैतृक भूमि को, उनकी पैतृक संपत्ति को बचाने का क्या किया जा रहा है भाई, एक प्रयास किया जा रहा है। तो इन आधार पर पूरे आंसर को आपको लिखना था, स्पेस आपके पास काफी था, इसीलिए इसको आप पूरा का पूरा समझा भी सकते थे। और उसके बाद लास्ट में आपको कंक्लूड करना था कि उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निश्चित ही 5वीं अनुसूची में राज्य को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई है जिससे वो अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक भलाई कर सकते हैं। ये आपको लास्ट में लिखना था। ठीक है, चलिए एक बार मॉडल आंसर देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए, मैंने आपको बोला ना शुरू में 5वीं अनुसूची के बारे में लिखना आपको शुरू करना है कि उसमें है क्या, और उसके बाद में ये पॉइंट्स आपको डालना है। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन की परिकल्पना की गई है। आर्थिक सुरक्षा देने व आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य को निम्न प्रकार की शक्तियां दी गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो पूरे पॉइंट्स लिखे गए हैं। जनजाति सलाहकार परिषद के विचार विमर्श के पश्चात अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच भूमि हस्तांतरण को निषेध किया जा सकता है या सीमित करने का नियमन बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिखा गया है उनके बीच में भूमि आवंटन ऋणग्रस्तता और भूमि हस्तांतरण की समस्याओं से होने वाले आर्थिक शोषण को बचाया जा सकता है। साहूकारों के व्यवसाय को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स को लिख के मेन बॉडी में आपको क्या कर देना था, हाईलाइट कर देना था। उसके बाद में लास्ट के कुछ लाइन में आपको क्या करना था, इसको कंक्लूड करना था। बस इतना ही रिक्वायरमेंट है इस प्रश्न का। अब इस प्रश्न में बहुत सारे लोगों ने क्या लिखा हुआ है, योजनाओं को लिख दिया है। वहां पे चरण पादुका योजना याद आया, वो लिख दी है। ठीक है, आत्मानंद स्कूल योजना आया, लिखना ही है करके वो भी लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं भाई, आपको 5वीं अनुसूची के संदर्भ में पूछा गया है, राज्य शासन के संदर्भ में नहीं। प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, ठीक है, लिख क्या रहे हो उसका बराबर आप ध्यान रखो। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से जनजातियों से संबंधित भी इतने ही प्रश्न पूछे गए थे और इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए भी ये पूरा ट्रांसलेट करा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम में भी डाल दिया गया है। जो भी इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं जो मॉडल आंसर ऐसा देखना चाहते हैं, आप टेलीग्राम से इसका PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए इस पूरे टेस्ट 1 का जो डिस्कशन था वो खत्म हुआ। ठीक है, जल्द ही चंद्राकर सर आपसे अगले वीडियो में भारत के संविधान और लोक प्रशासन से संबंधित जो भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।